Yes. Last time, what we have studied? Anybody? Adverb. Adverb. Adverb में क्या क्या पढ़ा था हमने? Adverb. Adverb में क्या क्या पढ़ा था हमने? We have started with simple adverb पढ़ा था हमने पहले. Simple adverb में बहुत सारे पढ़े थे हमने. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, right? Adverb of frequency, adverb of degree, adverb of affirmation, negation, right? ये सब हमने पढ़ा था. Adverb of region, ये हमने simple adverb में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था interrogative adverbs. Then हमने पढ़ा था relative adverbs. उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, कहाँ लगाया जाता है, कौन सा एडवर्ब कब लगाया जाता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किधर लगता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है तो कहाँ लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है तो किधर लगेगा. तो हमने वहाँ पे 2 मेजर रूल्स पढ़े थे. वैसे तो काफी 7-8 रूल्स पढ़े थे, लेकिन 2 एक मेजर रूल्स पढ़े थे. एक था एमपीटी, लाइक मैनर, प्लेस एंड टाइम. अगर तीनों एक ही साथ हैं, एक ही सेंटेंस में है, देन पहले एडवर्ब मैनर आएगा, देन प्लेस आएगा, देन टाइम आएगा. एंड दूसरा अपने कौन सा पढ़ा था, पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो हमने बोला था कि पहले प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम है, तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले पी, देन एफ, देन टी, राइट. तो ये हमने चीजें बात की थी. एंड एडवर्ब का थर्ड पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज इन्वर्जन. तो जो जिन लोगों ने पहले क्लास अटेंड नहीं किया है, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस वाले जो हमने बोला है अपने, जैसे सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड दिस पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, जिन्होंने भी क्लास अटेंड नहीं किया है, दे शुड नॉट वरी अबाउट इट. चाहे तो यूट्यूब पे अपलोड है ऑलरेडी, वहां से देख सकते हैं, और या फिर आप वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा रिपीट होगा ये चीजें. ठीक है, तो किसी का छूटेगा नहीं. विद इन 5 months योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड प्रॉपरली. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से चैप्टर से शुरू किया है, बिकॉज एवरी चैप्टर इज ए न्यू चैप्टर. गॉट इट? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके फाइन. बीच बीच में आप लोग यस नो बोल दिया करो थोड़ा बहुत, ताकि आई शुड बी क्लियर कि वेदर आवाज आ रही है नहीं जा रही. पता चला मैं बोलता चला गया और आप लोग को आवाज ही नहीं आई, है ना? Yes, sir. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद इन्वर्जन. इन्वर्जन होता क्या है, पहले हम समझते हैं कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है. नाम से लग रहा है इन्वर्ट करना. क्या होता है इन्वर्ट का मतलब, क्या होता है? यस एनीबॉडी? इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना. इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट का मतलब नहीं मालूम? आउट ऑफ 27 स्टूडेंट्स नोबडी नोज द मीनिंग ऑफ इन्वर्ट. इन्वर्टेड कॉमा सुना है कभी? यस सर. कैसा होता है कॉमा? सर Sir, upper side double comma. कोई सेंटेंस या वर्ड रहता है तो उसके ऊपर ऐसे डबल सा कॉमा रहता है. हाँ, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा क्यों बोलते हैं? वो सेंटेंस क्योंकि वो कुछ वर्ड को शॉर्ट करता है. की ऑपोजिट रहता है, मतलब वर्ड के फर्स्ट और एंड में रहता है शायद, इसलिए. नहीं, नॉर्मली कॉमा कहाँ लगाते हैं हम लोग? सेंटेंस के स्टार्ट और अपोजिट. नहीं, एक्चुअली कॉमा के पोजीशन क्या होती है? लेट, जहाँ पे हम लोग वर्ड्स लिखते हैं उसमें नीचे कॉमा लगता है या ऊपर कॉमा लगता है, जब हम लोग तो सेंटेंस में लगाना. कॉमा नीचे लगते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगते हैं. समझ में आया? अभी समझ में आया डिफरेंस? कॉमा कहाँ लगाते हैं हम लोग सेंटेंस में? नीचे लगाते हैं. और इन्वर्टेड में तो क्या उल्टा कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं. हाँ. समझ में आया कि नहीं आया? अब यानी कॉमा को उल्टा कर दो, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं उसको? अच्छा, अब समझ में आया. ठीक है, चलो अच्छी बात, समझ में आया तो. और इन्वर्टेड का एक और मतलब आप समझ लो, आप इन्वर्ट और कहाँ यूज करते हो इन्वर्टेड? जैसे इन्वर्टेड एरो सुना है कभी आपने? जो डाउन एरो जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक अपवर्ड होता है और एक इन्वर्टेड फॉर्म होता है. इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा, नीचे की तरफ. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड्स होता है कि नहीं होता इन्वर्टेड? होता है. है ना? समझ में आया? इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा. तो यहाँ इन्वर्जन भी ऐसा ही है. इन्वर्जन क्या है? नाम से लग रहा है उल्टा है. उल्टा है मतलब क्या? नॉर्मली हमारा सेंटेंस होता है, नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस होता है वो कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है. नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना? क्या बनता है पहले? पहले क्या रहता है सेंटेंस का फॉर्मेशन? क्या रहता है? फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब, Verb and object. देन ऑब्जेक्ट. यही रहता है ना सेंटेंस का फॉर्मेशन. कोई भी इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है कि नहीं होता है? Yes, sir, होता है. जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल. अब ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट.
इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और गोइंग क्या है? मेन वर्ब। इज Main और verb. गोइंग दोनों वर्ब है, बट इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज, हमार, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं था, थे, थी, ताते, थी, गागेगी, ये सब यूज करते हैं हम लोग। सकता है, सकती है, ये सब यूज करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है? आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, बता दे नाना जी वाले, ये मेन हाँ. वर्ब होता है। तो गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और टू स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो नॉर्मली हमारा कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का देखोगे तो ऐसे ही बनता है, पहले एक सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, वर्ब में डायरेक्ट मेन वर्ब भी ला के बना सकते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ही के बाद सीधे गोज आ गया, मेन वर्ब आ गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। या फिर ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब हो गया, देन टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब एक्चुअली लग क्या रहा है? सब्जेक्ट, बीच में क्या लग रहा है? वर्ब, उसके बाद क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट। Object. तो ये दिस इज आवर रेगुलर पैटर्न, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही बनता है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वर्जन, जब इन्वर्जन की बात आएगी तो इन्वर्जन कैसा होता है? इसमें उल्टा हो जाता है, नाम से लग रहा है ना। इन्वर्टन मतलब क्या होता है? इन्वर्ट करना मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा करना. है ना। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, इन्वर्ट करके लटका देंगे, मतलब उल्टा करके लटका देंगे, तो इन्वर्ट करना मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो यहाँ पे उल्टा होता है। अब अब ये पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, एडवर्ब्स, देखो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो देखो आप। टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। इन दिस केस वर्ब इज यूज्ड, वो यूज नहीं होगा, यूज्ड होगा। टाइपिंग एरर बहुत है तो उसको मैनेज कर लेना, बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। तो इन यूज किया, यूज्ड होगा, यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। मुझे पता है ये सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक एक वर्ड। टू एम्फेसाइज द सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करना क्या होता है? जोर देना, इंसिस्ट करना। एम्फेसाइज करना मतलब क्या होता है? किसी चीज पे एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना मतलब क्या होता है? हाईलाइट करना, राइट। सुकृति, सुकृत, या हाईलाइट करना या जोर देना, एम्फेसाइज करना, है ना, स्ट्रेस देना किसी चीज पे, इंसिस्ट करना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो एम्फेसाइज द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस, तो या तो एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं हम लोग, राइट। इन दिस केस, और उस केस में मतलब हम लोग स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं? नॉर्मली हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट क्या होता है हमारा नॉर्मली? नाउन या प्रोनाउन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? यस, सब्जेक्ट क्या होता है नॉर्मली? Noun या pronoun, he, she, it. राइट। कभी प्रेपोजिशन शुरू होता है क्या सेंटेंस? No, sir. नहीं, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। कंजंक्शन शुरू होता है क्या? No. होता है कभी कभी, जैसे ऑल दो वगैरह शुरू होता है, लेकिन कॉमा लगता है उसमें, ठीक है। हाँ. लेकिन नॉर्मली सेंटेंस कंजंक्शन शुरू नहीं होता है, प्रेपोजिशन शुरू नहीं होता है। नॉर्मली सेंटेंस किससे शुरू होता है? एडजेक्टिव से शुरू होता है क्या सेंटेंस कभी? No. एडजेक्टिव शुरू Only होता है? noun. नहीं. नहीं नाउन या नहीं होता, Noun या एडजेक्टिव से भी नहीं pronoun होता। से ही होता नहीं नहीं, है. अभी देखते हैं ना, नाउन से होता है, प्रोनाउन से होता है, ये तो सबको Pronoun पता चल से. गया है, ठीक है। नाउन या हाँ. प्रोनाउन से होता है, मतलब अशोक, सुकृत या जो भी है, श्रुति, प्रीति, है ना, हाँ. राइट, नाम से शुरू होता है। बट क्या प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन से भी शुरू होता है, ही शी इट से भी शुरू होता है, ठीक है। हाँ. अब बात आती है, नाउन प्रोनाउन तो हो गया, एडजेक्टिव शुरू होता है क्या किसी क्वालिटी से? नहीं। नहीं. नहीं होता है, एडजेक्टिव से नहीं होता है। देन वर्ब से होता है क्या सेंटेंस शुरू? कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है? No, sir. नहीं होता है। वो क्वेश्चन मार्क के बाद छोड़ दो आप, जैसे इज ही गोइंग बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ, वो क्वेश्चन मार्क है। नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन टैग। सेंटेंस शुरू होता है क्या? नहीं. नहीं होता। नाउन प्रोनाउन से होता है, एडजेक्टिव से नहीं होता है, वर्ब से नहीं होता है, प्रेपोजिशन से नहीं होता है, कंजंक्शन से नहीं होता है, इंटरजेक्शन से नहीं होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन भी मतलब जो होता है वो क्या रहता है, उससे भी नहीं Adverb होता से है। होता है sir. हाँ, मैं इसलिए बोलने वाला था, मैं एडवर्ब से होता है बेटा। Okay. जैसे अगर मैं यूज करूं एडवर्ब, कैसे बता रहा हूँ मैं, हर एडवर्ब से नहीं होता है, लेकिन कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हाँ. जैसे suddenly. hardly had I left the class then the train hardly had I left the class then the student made a noise, या when the Okay. student made a noise। तो हार्डली से स्टार्ट हुआ ना सेंटेंस, हार्डली क्या है? Adverb. एडवर्ब। होता है कि नहीं होता है? सुना है कि नहीं सुना है सेंटेंस?
हाँ सुना है। सुना है ना? हाँ हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। सुना है ना? तो हार्डली से स्टार्ट हुआ ना सेंटेंस यहाँ पे। हाँ तो टू और ये हार्डली और ये क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस को जोड़ देने के लिए हम लोग एडवर्ब से या एडवर्ब फ्रेजेस शुरू करते हैं सेंटेंस को, ठीक है? इन दिस केस, अब इस केस में क्या होता है, वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। अब इस केस में जब एडवर्ब से शुरू होता है ना, उसमें जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले लगता है। जैसे अब सुनो, याद करो, आप क्या बोलते हो, हार्डली हैड ही लेफ्ट द, जैसे हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन या हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन, क्या बोलते हो? पहले तो ये बताओ, याद करो आपने क्या बोला है। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड या हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड? हार्डली ही हैड, Hardly he had He reached had. the station. नहीं बेटा, एक बार आप गूगल सर्च मार लो, क्या बोलते हो, तब याद करो। Hardly had he. हैड ही, हाँ sorry. ही हैड नहीं बोलता है, हार्डली हैड ही। ओके Okay. अब इसमें उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा ही क्या था, सब्जेक्ट था, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, Subject. ही सब्जेक्ट है, राइट? अब यहाँ पे हार्डली हैड ही, हैड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, Sir, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। तो यहाँ पे आप देखो तो ही के पहले क्या लगा दिया हमने, ही के पहले क्या लगा दिया हमने, वर्ब। Verb. क्यों लगाया हमने वर्ब? ही के पहले वर्ब कब लगा, जब सेंटेंस किससे शुरू हुआ, एडवर्ब Adverb से. एडवर्ब से। बस इसी को इन्वर्जन कहते हैं, ध्यान रखना। तो इन दिस केस वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। देखो आगे क्या लिखा है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन। अभी मीनिंग समझ में आया इन्वर्जन क्या होता है? Yes sir. मीनिंग समझ में आया? हार्डली हैड ही लेफ्ट द क्लास या हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द क्लास व्हेन द स्टूडेंट मेड एन नॉइज, मतलब अभी टीचर ने क्लास छोड़ा ही था कि बच्चों ने मस्ती करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो हार्डली के बाद हार्डली सेंटेंस शुरू हुआ, तो हार्डली ही हैड लेफ्ट नहीं होता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, हार्डली ही हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर अराइव्ड, ऐसा, ठीक है? हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द क्लास व्हेन द स्टूडेंट मेड एन नॉइज। तो हार्डली ही हैड या हैड ही, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ। हार्डली क्या होता है, हार्डली क्या है, एडवर्ब है। तो हार्डली के बाद क्या आएगा, हैड ही आएगा या ही हैड आएगा, हैड ही। हैड ही आएगा, मतलब पहले वर्ब आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा। जबकि अगर हार्डली नहीं होता है तो फिर क्या सेंटेंस होता है, ही हैड एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट मेड एन नॉइज या व्हेन देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ही हैड एंटर्ड द क्लास होता है, नॉर्मली ही हैड होता है, लेकिन अगर हार्डली लग गया पहले, मतलब एडवर्ब लगा दिया आपने या एडवर्ब फ्रेजेस लगा दिया आपने स्टार्टिंग में, देन आपका ये पार्ट कैसा हो जाएगा, पहले वर्ब आएगा देन सब्जेक्ट आएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? और इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इज द सेंटेंस डेफिनेशन इज क्लियर? मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाया, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया इसमें। डेफिनेशन क्लियर हो गया इन्वर्जन क्या होता है? Yes sir. Putting the verb before the subject when the sentence starts with adverb or adverb phrases is termed as what? Inversion. Again I'm repeating, putting the verb before the subject when the sentence starts with adverbs or adverb phrases is called inversion. मतलब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना जब सेंटेंस आपका एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस शुरू हो, उसे हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? मतलब कभी भी ऐसा नहीं है, वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले कभी लगाते ही नहीं है। कब लगाते हैं हम लोग, कब लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। नहीं, नॉर्मली हम लोग सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं लगाते हम लोग वर्ब को। लेकिन सब्जेक्ट से पहले वर्ब कब लगाते हैं हम लोग, जब सेंटेंस किससे शुरू होता है, वो भी ध्यान रखना है ना। Adverb से जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, और सेंटेंस एडवर्ब से क्यों शुरू होता है, क्या मजा आता है हमको? मजे के लिए करते हैं हम लोग या कोई रीजन है उसके लिए? सेंटेंस का डिमांड रहेगा सर अभी और कुछ नहीं, सेंटेंस की डिमांड नहीं रहेगा सर, आपने पढ़ा नहीं, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए सर, जोड़ने के लिए नहीं, एम्फेसाइज करने के लिए, जोड़ देने के जोड़ लिए, देने के लिए। जोड़ देने के लिए। इंसिस्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए सेंटेंस में कोई चीज खास बात को। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, मतलब हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। आप जोर किस पे दे रहे हो, कभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई? हार्डली।
है ना, हार्डली को नहीं बाबा, जगह पे पहुंचना वो इम्पोर्टेंट था ना। यस तो सर। सेंटेंस को आपने क्या कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल सी बात, कोई फर्क ही नहीं पड़ा सामने वाले को कि मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल गई। ऐसा लग रहा है बच्चों से बातें कर रहा हूँ, मतलब कोई मजा ही नहीं आया इस बात करने में, कोई जोर नहीं दिया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई। तो ये क्या होता है कि आप जोर दे रहे हो इस बात को बोलने में, लेकिन बोलने में तो आप ऐसा बोल पाओगे, तो आपके वर्ड से मुझे पता चल जाएगा आप इस चीज पे जोर दे रहे हो। लेकिन जब लिखोगे और लिख दोगे आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, अब इसमें क्या लगेगा, मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन चली गई। ऐसा लग रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा बंदे को, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल गया। मैं पढ़ते समय थोड़ी देखूंगा कि आपके मन में भावनाएं क्या चल रही है, गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा। आप जोर कैसे दोगे उस चीज पे, तो क्या बोलोगे, उल्टा कर दोगे सब कुछ। जब गुस्सा आता है क्या करते हैं हम लोग, सब उल्टा पुल्टा करते हैं ना। तो यहाँ पे जब गुस्सा आता है, हाईलाइट करना होता है किसी गुस्से को किसी बात पे, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं तो क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। एडवर्ब लगाते हैं तो क्या होता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब वर्ब पहले आया था सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट या व्हेन द ट्रेन डिपार्चर्ड, मैं स्टेशन पहुंचा ही था ट्रेन निकल गई। तो दैट गिव्स एन इंप्रेशन, दैट गिव्स एन एम्फेसाइज, इंसिस्ट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ उस बात पे कि मतलब मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई, यार मिस कर गया मैं ट्रेन को। तो वो हाईलाइट कर रहा हूँ उस बात को। आ रहा समझ में। तो एडवर्ब क्यों लगाते हैं हम लोग सेंटेंस के पहले, मजे के लिए या इंसिस्ट करने के लिए, जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज करने के लिए। समझ में आया आपको। हाँ। सो दिस वाज जस्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्जन। अब आगे देखें हम लोग। इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। अब यहाँ पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में डिफरेंस क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे देखो पहला एग्जांपल, पहला लिखा हुआ है पार्शियल इन्वर्जन इक्वल टू, क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दिखा आपको। यस सर। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बताया जरा। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं हम लोग, AUX लिखा है ना, AUX मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही मतलब है, किसे बोलते हैं हम लोग, कौन कौन से आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, किसी को is पता है। and are was were कितने वो होते हैं, सर कितने होते हैं ऐसा, ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, नहीं पता। अरे नहीं पता तो बोलो ना, नहीं पता। नहीं पता नहीं था, काउंट पता। करना पड़ेगा। अरे काउंट क्या करना पड़ेगा, तुम वैसे बताओ ना सिंपल तरीके से। 5 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कौन सा होता है पहला, टू बी वर्ब। कौन सा होता है, टू बी, BEB, TO2 BEB, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 कहलाते हैं टू बी वर्ब। नाम है इनका टू बी वर्ब। जैसे तुम्हारा नाम है ना राकेश, मनोज, श्याम, प्रीति, है ना, अक्षता, नाम है ना सबका। इसी टाइप से टू बी वर्ब भी नाम है किसका, इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों के लिए एक नाम है, सिंपल नाम है। क्या नाम है, क्या To नाम है, be क्या बोलते were हैं, टू टू बी बी वर्ब, वर्ब, TO2 BEB। टू बी वर्ब में कितने वर्ब आते हैं, कितने हेल्पिंग वर्ब आते हैं टू बी वर्ब में, 5। कौन कौन से, इज, एम, आर, was and were। were या नेक्स्ट होता है टू डू वर्ब। टू डू वर्ब में कितने आते हैं, डू, डज, डिड। डन नहीं होता, ध्यान रखना आप। क्या क्या आता है, डू, डज, डिड। तो ये क्या होता है, क्या कहलाते हैं तीनों, टू डू वर्ब। तो 5 वो हो गए टू बी वर्ब के। टू डू वर्ब कितने हो गए, 3 हो गए। देन अगला आता है टू हैव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का थर्ड पार्ट है टू हैव वर्ब। टू हैव वर्ब में कौन सा आता है, हैज, हैव, हैड। वो बीन विन छोड़ दो, हैज बीन, हैव बीन, वो सब नहीं। मेन कौन कौन से होते हैं, हैज, हैव और हैड। ये 3 होते हैं, कौन से क्या कहलाते हैं तीनों, क्या बोलते हैं हम लोग, टू हैव वर्ब। अब ये बोलो सर टू हैड क्यों नहीं बोलते हैं, टू हैव क्यों बोलते हैं, उसमें तो हैज, हैव, हैड तीनों आ जाता है। टू हैव वर्ब में तो क्या लगा रहा है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टू हैव वर्ब लगेगा, क्या लगेगा वहां पे, हैव लगेगा या हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर मैं कहता हूँ इस सेंटेंस में टू हैव वर्ब लगेगा, तो टू हैव वर्ब का मतलब क्या होता है, क्या लगेगा वहां पे, हैव लगेगा, HAV हैव लगेगा या हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। तीनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी एक। कोई भी लगा सकते हो, समझ में आया ना। इसी तरह से मैं बोलता हूँ टू डू वर्ब लगेगा, तो टू डू वर्ब में क्या लगेगा,
डू डज डिड, तो टू डू वर्ब में डू लगेगा या डू डज डिड में से कोई भी लगा सकते हो? कोई कोई भी भी कोई भी कोई भी लगा लगा सकते हो। अगर मैं बोलते हैं यहाँ पे टू बी वर्ब लगेगा, टू बी वर्ब में कौन कौन सा लगेगा? इज, एम, आर, वाज, वर, was कोई भी there लगा सकता हूँ। तो टू बी वर्ब समझ में आ गया, टू डू वर्ब समझ में आ गया, टू हैव वर्ब समझ में आ गया। देन कम्स मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स तीसरा जो होता है, चौथा जो होता है क्या कहलाता है? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू। समझ में आया क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फिर से बोलो। विल, वुड, शैल, शुड, should कैन, कुड, could मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू। कितने हो गए? 8 कितने हो गए? 10 हो गए बाबा, 10 हो गए। देखो ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। कितने हो गए? 11। टोटल 11 11 हो हो गए। गए सर। 11 हो गए। मस्ट भूल गया था पिछले बार में। मे, माइट, मस्ट। तो विल और विल का पास्ट टेंस वुड, कैन का पास्ट टेंस कुड, शैल का पास्ट टेंस शुड, और देन मे का पास्ट टेंस माइट, देन एक मस्ट आता है, देन एक होता है यूज्ड टू और एक होता है ऑट टू। तो टोटल 11 होते हैं। कौन से? क्या कहलाते हैं 11? क्या बोलते हैं हम लोग अलग से? ये हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन क्या कहलाते हैं ये अलग से? मॉडल वर्ब्स। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? ये 11 को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। कौन कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। ये 11 जो होते हैं क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स। लेकिन कहलाते हैं क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। और पांचवा पार्ट क्या है इसका, मॉडल वर्ब्स का? पांचवा पार्ट किसी को पता है? जिसमें आता है डेयर और नीड। इसे कहते हैं हम लोग सेमी मॉडल वर्ब्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल मतलब क्या होता है? आधा मॉडल वर्ब है, मतलब आधा मॉडल वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। ये 5 टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन से होते हैं? टू बी वर्ब, फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो आप। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब्स, और लास्ट में आता है सेमी मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब तक तो पूरा कंप्लीट आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है? कि ये आधा मॉडल वर्ब है, मतलब आधा आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और आधा क्या है? मेन वर्ब है। तो डेयर और नीड, यदि इसके साथ नॉट या क्वेश्चन मार्क लगता है, यदि ये नॉट या क्वेश्चन मार्क लगता है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। अदरवाइज ये क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। जैसे आई नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए, तो नीड मतलब क्या होता है? जरूरत होना। ठीक है, तो आई नीड मनी, इसमें नीड क्या है? मेन वर्ब है क्या हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है सर। मेन वर्ब है। ठीक है, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। worry वरी, चिंता करना, वो मेन वर्ब है। और नीड क्या हो गया यहाँ पे? नीड नॉट, क्यों नॉट लग गया ना यहाँ पे, पता ना, नॉट लगाओ या क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो ये क्या बन गया? नीड नॉट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? तो ये नीड और डेयर जो है, जैसे हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तो हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क लगा हो या इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, राइट, नॉट लगा हो, ये दोनों केस में क्या होता है? ये सेमी मॉडल वर्ब क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेयर क्या है और टॉक क्या है? यहाँ पे टॉक आपका मेन वर्ब है और डेयर क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। टॉक मतलब बात करना, वो मेन वर्ब है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, आपका यहाँ पे टॉक मेन वर्ब है और डेयर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग। समझ में आ रहा है आपको? और मैं बोलूँ कि ही हैज लॉट ऑफ डेयरिंग, उसके अंदर बहुत डेयरिंग है। अब यहाँ पे डेयरिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो जब सेंटेंस में डेयर और नॉट जो होता है, डेयर और नीड जो होता है, अगर मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है तो उसको मेन वर्ब कहते हैं। यदि इनके साथ क्वेश्चन मार्क या नॉट लगाए तो इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी मॉडल। आधा मॉडल है, आधा मॉडल है मतलब क्या हुआ? आधा मेन वर्ब है। तो 5 टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, याद रहेगा कौन कौन से? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब्स एंड सेमी मॉडल वर्ब्स। ये 5 आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। कितने हो गए? टू बी वर्ब में कितने थे? इज, एम, आर, वाज, वर, कितने थे? 5। टू डू वर्ब में कितने थे? डू, डज, डिड, 3। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। टू हैव वर्ब में कितने थे?
तीन, 3 हैज हैव हैड, तो कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 9 10 11। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में कितने थे? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, 11 ऑट टू, 11। तो 11 11 कितना हो गया 22। 22. और सेमी मॉडल वर्ब में कितने थे? 2 थे। दो। कौन कौन से? डेयर और There नीड। or need. तो 22, उसके बाद 23 24। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं टोटल? 24 24। आप कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे कि नहीं भूलोगे अभी? आप भूलोगे कि नहीं भूलोगे? नहीं. नहीं भूलोगे, मुझे मालूम है। अभी तो डिटेल में बता दिया, कब जिंदगी भले कहीं लिखा नहीं है लेकिन दिमाग में छप गया कि नहीं छप गया? बताओ। छप गया ना? छप गया ना? हाँ, बस छपे रहना चाहिए आपके। क्या आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब? इतने टाइप हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने होते हैं हेल्पिंग वर्ब टोटल? 24 24 है ना। जहां तक इसे पूछो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एमआर वाज वर्ब कर देता है, आगे बताता ही नहीं होगा, उसको आगे पता ही नहीं रहता क्या होता है। एंड आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन पता है ना कितने टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब? 5 टाइप के। कौन कौन से? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब्स। कितने टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स? 5 5 5। ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है उनका? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टू बी वर्ब, to do verb to To have do टू verb हैव to वर्ब, have modal Modal verb verb and semi-modal. सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं और टोटल 24 टाइप के होते हैं। क्लियर है? yes ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया कि आप क्लियर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए बोला आपको कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वर्ब का चैप्टर मुझसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जहां जब पढ़ाता हूँ मैं पूरा वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। और ये मैं आपको कम से कम 10 बार एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते, आपको रट जाएगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा इस बारे में कभी भी। सो पार्शियल इन्वर्जन में क्या बोल रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब सेंटेंस कैसा बनेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब में से, मतलब ये जो 24 थे, इन 24 में से पहला आएगा एक और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। या मेन वर्ब की बात नहीं की गई है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक, मतलब पूरा नहीं। कंप्लीट इन्वर्जन होता है, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। तो पार्शियल मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा, पूरा नहीं। समझ में आ रहा है? पूरा क्यों नहीं? क्योंकि हमारा रूल क्या था कि सब्जेक्ट के पहले क्या आना चाहिए? इन्वर्जन में सब्जेक्ट के पहले क्या आना चाहिए? helping Adverb. sorry adverb एडवर्ब नहीं बेटा, सब्जेक्ट के Helping पहले verb. वर्ब आना इन्वर्जन कहलाता है। helping verb Yes, हेल्पिंग नहीं, yes. हेल्पिंग वर्ब नहीं, only वर्ब। verb okay Adverb Only- and verb and subject. नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज मत हो इस चीजों को लेके। मैं बोल रहा हूँ वो तो अलग बात है कि एडवर्ब आएगा तो इन्वर्जन आएगा, लेकिन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। किसका उल्टा? ulta सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, हमने क्या कर दिया? वर्ब के बाद Verb के सब्जेक्ट बाद लिखते हैं, subject. इसे इन्वर्जन हाँ। कहते हैं। यहाँ एडवर्ब से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि जब एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो ही इन्वर्जन होता है। अगर एडवर्ब सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो इन्वर्जन नहीं लगता है। ये रूल अलग बात है। लेकिन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगना इन्वर्जन है। क्योंकि नॉर्मली जो होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लग गया तो उल्टा कर दिया ना आपने, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं हम लोग। समझ में आया इन्वर्जन क्या होता है? तो Yes. पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर पहले आया है, लेकिन मेन वर्ब आपका सब्जेक्ट से बाहर है अभी। जबकि कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir समझा। चलो अभी और आपको समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू जब देखेंगे तो। सो पार्शियल इन्वर्जन समझ में आया क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है, एक एग्जांपल देखो आप। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन, ये एडवर्ब लग गया गलती से, देन द ट्रेन अराइव्ड। वो एडवर्ब नहीं आएगा, वो गलती से लगा हुआ है। देन द ट्रेन अराइव्ड, वो एडवर्ब वर्ड हटा देना, वो नहीं आएगा। ठीक है? नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। एक मिनट, ओके।
अभी दिख रहा है आपको, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लगा है, नो सूनर। नो सूनर क्या है? नो सूनर क्या है? एडवर्ब। नो सूनर क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है। तो एडवर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। अब जब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ तो क्या लगता है? वर्ब पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे वर्ब कौन कौन सा है? डिड, और दूसरा वर्ब कौन सा है? रिच। डिड क्या है? डू, डज, डिड। डिड क्या है? टू डू वर्ब। टू डू वर्ब। टू डू वर्ब मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और रिच क्या है? रिच मतलब पहुंचना, ना लग गया ना, आना जाना खाना पीना पहुंचना, तो रिच क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वर्ब तो आया सब्जेक्ट से पहले। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो आया, लेकिन पूरा वर्ब नहीं आया। कौन सा आया? सिर्फ कौन सा आया? ओनली ऑक्सिलरी वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब नहीं आया, रिच नहीं आया ना। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिड आया आई के पहले, लेकिन रिच भी तो वर्ब है ना। जब हमारी बात क्या हुई थी, इन्वर्जन क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब में कौन सा होता है? वर्ब कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, दो ही होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया, मेन वर्ब तो सब्जेक्ट कभी भी बाद में है, वो पहले नहीं आया। इसे कहते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा इन्वर्जन हुआ, पूरा उल्टा नहीं हुआ, पूरा नहीं उल्टा नहीं हुआ, थोड़ा सा उल्टा हुआ। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। जो बोलता है ना पार्शियली, पार्शियली मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक या थोड़ा सा। तो थोड़ा सा उल्टा हुआ है, पूरा उल्टा नहीं हुआ। तो नो सूनर एक एडवर्ब है। जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हुआ तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है तो पूछो, सोचो मत ज्यादा, पूछ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। है क्या? सर एडवर्ब की थोड़ी और एग्जांपल्स दीजिए ना। देखो एडवर्ब क्या होता है, जैसे नो सूनर है, या फिर आपका जो जितने भी पढ़े हैं ना हमने, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, जितने भी पढ़े हमने, ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था ना, नो सूनर मतलब क्या होता है? जैसे ही। तो ये भी क्या होता है? से, जैसे बताया था ना, से लगने वाले, जैसे अच्छे से, धीरे से, तेजी से। तो नो सूनर मतलब क्या होता है? जैसे, जैसे ही। आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, बताया था ना, से लग जाता है नॉर्मली एडवर्ब में। तो नो सूनर भी एडवर्ब है। नो सूनर डिड लगता है, और हार्डली होता है तो क्या होता है? सेंटेंस कैसा बन जाता है? हार्डली हैड हो जाता है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। ये सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर। सुना? नो सूनर छोड़ दो, आपको नो सूनर नहीं पता कि एडवर्ब है कि नहीं है। हार्डली तो पता है ना, लेकिन Yes. हार्डली के साथ क्या होता है? डिड नहीं आता। क्या होता है? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। तो भी देखो ना, आई के पहले क्या लगा? हैड लगा, लेकिन रीच तो आई के बाद ही आया ना। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन, मतलब थोड़ा सा इन्वर्जन है, थोड़ा सा उल्टा हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम समझ में आएगा। कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। समझ में आ रहा है? यदि सेंटेंस में मेन वर्ब है, मतलब पहले तो एडवर्ब से शुरू होता है सेंटेंस कभी भी, तभी लगता है ये इन्वर्जन, अदरवाइज उल्टा करने की जरूरत नहीं है। मतलब ही इज गोइंग टू स्कूल में उल्टा थोड़ी कर सकते हो, इज ही गोइंग टू स्कूल, वो तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने यहाँ भी देखो, आप यहाँ पे नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, अगर आपने नो सूनर नहीं लगाया और डायरेक्टली सेंटेंस आपने डिड से शुरू किया तो क्या बनेगा? डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, क्या बनेगा? ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बन जाएगा, डिड आई रीच द स्टेशन। बट नो सूनर की वजह से क्वेश्चन नहीं बनता, इन्वर्जन में आ जाता है ये। आ रहा समझ में? तो कंप्लीट इन्वर्जन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होगा? या तो मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, अगर सेंटेंस से मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों है तो दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, तो क्या लाएगा? क्या? कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब पूरा पूरा वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लाएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो अकेला तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो दोनों ही पहले आ जाएंगे, या मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी पहले आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा और अच्छे से। अच्छा, हेयर कम्स मोहन, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये नॉर्मल सेंटेंस कैसा बनता? मोहन कम्स हेयर, यही बनता ना, मोहन यहाँ आता है। Yes sir.
Yes, sir. नॉर्मल सेंटेंस बनता तो क्या बनता है? मोहन कम्स Comes हेयर, here. मोहन यहाँ आता है, यही बनता ना सेंटेंस। हाँ. अब ये बताओ मुझे कि हेयर, देयर, वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर ये क्या कहलाता है? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जगह बता रहा है ना, हेयर, देयर, वेयर, अप साइड, डाउन साइड पढ़ा था ना हमने। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जो नहीं आया था वो टेंशन ना ले, वो जितना समझा रहा है उतना समझे, क्योंकि आपने एडवर्ब का पार्ट छोड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। जिन्होंने पहले के 2 पार्ट पढ़े हैं तो उनको समझ में आएगा, एंड दो जो नॉट गॉन थ्रू दैट 2 पार्ट्स तो दे मे नॉट अंडरस्टैंड दैट मच, बट उनको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट टफ। तो हेयर कम्स मोहन को हम लोग नॉर्मली सेंटेंस में अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है। लेकिन अब मुझे जोड़ देना है, तो मैंने क्या कर दिया, हेयर को पहले लगा दिया। और जब एडवर्ब को पहले लगा दिया तो उल्टा होना पड़ेगा। तो हेयर मोहन कम्स आएगा या हेयर कम्स मोहन आएगा? क्या आएगा? Here comes Mohan. Comes Mohan. हेयर कम्स मोहन। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने? अब यहाँ पे हेयर लगा दिया आपने। हेयर क्या होता है? नीचे लिखा है ना एडीवी, एडवर्ब ऑफ पी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कम्स क्या हो गया आपका? आना जाना खाना, ये मेन वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन। Mohan. सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया आपने? कम्स लगा दिया। तो हेयर मोहन कम्स होगा या हेयर कम्स मोहन होगा? Here comes Mohan. हेयर कम्स मोहन होगा। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है कैसा बनता है? मोहन मतलब पहले सब्जेक्ट, देन कम्स, फिर वर्ब, एंड देन आता है हेयर मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? मोहन कम्स हेयर ऐसा आता है ना। लेकिन आपने हेयर लगा दिया। हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। तो हेयर के बाद क्या आ जाएगा? हेयर मोहन कम्स नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्या आएगा? हेयर कम्स मोहन। Mohan. अब अगला सेंटेंस देखो आप, और ज्यादा क्लियर आएगा, आपको समझ में आएगा। ये कंप्लीट इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया? पहले एग्जांपल में क्या हुआ? ये पार्ट हुआ जो आपने देखा ना, कंप्लीट इन्वर्जन के 2 पार्ट लिखा हुआ था, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ये ए पार्ट हो गया, मेन वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट से। अब ये बी एग्जांपल जो है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब उसके लिए एग्जांपल देखें बी के लिए। जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो कैसा होता? अ बेगर वाज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द गेट, यही सेंटेंस होता ना नॉर्मल सेंटेंस। कि भिखारी जो है गेट के बाहर खड़ा है। अ बेगर वाज Yes, sir. स्टैंडिंग आउट जस्ट आउटसाइड द गेट, यही बोलते हैं ना। Yes. क्योंकि अब बेगर क्या है? सब्जेक्ट है। वाज स्टैंडिंग, वाज क्या ऑक्सिलरी वर्ब, स्टैंडिंग क्या है? मेन वर्ब। तो बेगर वाज स्टैंडिंग, एक भिखारी जो है खड़ा था, तो अब बेगर आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज स्टैंडिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। कौन सा? जस्ट आउटसाइड द गेट, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस बनता है। अब बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। लेकिन मैंने क्या कर दिया? जस्ट आउटसाइड द गेट। तो जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं है? Yes, sir. एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ सेंटेंस हमने एडवर्ब से शुरू कर दिया था, अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जस्ट आउटसाइड द गेट अब बेगर वाज स्टैंडिंग होगा या वाज स्टैंडिंग अ बेगर होगा? तो ज्यादा लोग ऐसे बोलते हैं जस्ट आउटसाइड द गेट अब बेगर वाज स्टैंडिंग। एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, आपको लगेगा सही तो है, जस्ट आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर एक भिखारी खड़ा था, अब बेगर वाज स्टैंडिंग। Was standing. बट वो रॉन्ग है। क्या आना चाहिए? वो सेंटेंस ये Was उल्टा दिख रहा है, standing. लेकिन ये सही है। जस्ट आउटसाइड द गेट ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसीलिए बेगर क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। स्टैंडिंग मेन वर्ब है। ये दोनों ही वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। तो जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो दिस इज द राइट सेंटेंस। समझ में आया आपको इन्वर्जन क्या होता है? Yes. आंसर अगर इसको ऐसे बोलेंगे जस्ट आउटसाइड द गेट बेगर वाज स्टैंडिंग, ये गलत है। गलत हो जाएगा। हाँ, ग्रामेटिकल गलत है सेंटेंस, ऐसा नहीं बोल सकते आप। बोलचाल में तो चलता है, क्योंकि हम लोग जस्ट आउटसाइड द गेट के बाद पॉज ले लेते हैं ना, कॉमा डाल देते हैं। हम लोग कॉमा डाल देते हैं ना, हम लोग कॉमा डाल के तो चलेगा ना। कॉमा डाल दिया मतलब क्या हो? सेंटेंस टुकड़ा हो गया ना, वो तो फिर अलग टुकड़ा हो गया उस चीज का। जस्ट आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग, तो बोलचाल में हम रुक जाते हैं वहाँ पे। हम दोनों टुकड़े को अलग अलग जोड़ देते हैं, अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली गलत है वो। क्या होना चाहिए? जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। So this is the accurate sentence. See, when it comes to examination, we have to be very particular about the grammar. And when it comes to like colloquial language, जब बातचीत की बात आती है, you can say any of the things as per your wish. फिर वहाँ पे कोई limit नहीं होता है. The only main aim of like conversation is what? To convey our feelings to the other person. अब हम
फीलिंग कैसे कन्वे करते हो? यू मे कन्वे थ्रू सम फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेरियल लुक, ठीक है? या आप अपने चेहरे पे कोई मतलब वैसा बोल के या फिर कोई एक्शन करके भी दिखा सकते हो। मतलब एनी वे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर कि राइटिंग में किसी का हमें भाव पता नहीं चलता है। whatever is written on the notebook, we have to get the sense कि किस सेंस में बोला होगा सामने वाले ने। वो गुस्से में बोला, धीरे से बोला, उसको सदमा लगा वैसा बोला, ओह, तो ओह बोलते हो तो क्या मालूम पड़ जाता है? यार उसको दर्द हो रहा था, सैड मोशन में था। और हुर्रे बोलते हो तो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ना, इससे क्या मालूम पड़ता है? बहुत खुश है वो। यस सर। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये एक्सप्रेशन है, तो हमको लिखते समय ये सब वर्ड डालने पड़ते हैं। जबकि बोलने में कुछ नहीं बोलो तो भी समझ में आता है, चेहरे के स्माइल से मालूम पड़ जाता है कि बंदा खुश है। पर यहाँ पे स्माइल दिखाई नहीं देता ना, इसमें हमको इमोजीज भी नहीं मिलते लिखने के लिए लिखते समय, ठीक है, व्हाट्सएप की तरह, ठीक है। तो यहाँ हमको एक्सप्रेशन नहीं मालूम पड़ता है कि बंदे ने गुस्से में बोला है कि मतलब प्यार से बोला है, ठीक है। और एक ही सेंटेंस को बोलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बोलूं कि पकड़ो मत उसे जाने दो, इसका मतलब क्या होता है? पकड़ो मत उसे जाने दो, उसे मत पकड़ो, जान दो। मत पकड़ो, ओके। पकड़ो मत उसे जाने दो, ठीक है। और मैं इसको अगर ऐसे बोल देंगे पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो तो मत जाने दो, क्या हाँ, मतलब सर, निकलेगा वहां पे? उसको जाने नहीं देने का, पकड़ जाने के नहीं देना रखना। है। मीनिंग कितना हाँ, डिफरेंस सर। हो गया? क्या किया आपने? पहले पकड़ो मत के बाद कॉमा लगाया है और हाँ। दूसरी बार में आपने पकड़ो के बाद कॉमा लगा दिया। हाँ सर, समझा। सिर्फ कॉमा चेंज कर दिया आपने। कॉमा मतलब अगर हम बोलचाल की भाषा कर रहे हैं तो बोलचाल में क्या होता है? हम पॉज देने की बात कर रहे हैं। यस सर। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ पकड़ो मत जाने दो, तो मैंने पॉज दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ पकड़ो मत जाने दो, ये भी मैंने पॉज लिया। अब ये पॉज मैंने लिया बोलते समय, जब अगर लिखने में अगर कॉमा नहीं डालोगे और लिख दोगे पकड़ो मत जाने दो, तो क्या मालूम पड़ना है? पकड़ना है कि नहीं पकड़ना उसको? हाँ सर, समझा। समझा ना? कैसे मालूम पड़ेगा हमको? एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहा ना हमारा कि हम क्या सेंस में बोल रहे थे। हमारा ना गुस्सा दिख रहा है ना हमारा पॉज दिख रहा है उसके अंदर। इसलिए वहां पे ग्रामर इन्वॉल्व हुआ कि यार कॉमा मतलब पंक्चुएशन एरर माना जाता है। पंक्चुएशन भी एक ग्रामर का पार्ट है कि भाई कॉमा क्वेश्चन मार्क ये सब डालो ताकि पता चले कि वो क्वेश्चन मार्क था या क्या था। खाना खाया, अब खाना खाया आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे तो क्या मालूम पड़ेगा? खाना खाया बता रहे हो या पूछ रहे हो? सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाना खाया, अब खाना खाया तो क्या मालूम पड़ता है? मतलब आप अपना बता रहे हो या पूछ रहे हो? कैसे मालूम पड़ेगा? तो अनलेस एंड अनटिल यू डू द पंक्चुएशन, तो इसलिए क्या कहलाता है? पंक्चुएशन एरर भी ग्रामर का पार्ट है। तो इसी टाइप से एक्सप्रेशन जब नहीं कर पाते हैं ना, देन कम्स द पिक्चर ऑफ ग्रामर। ग्रामर करेक्शन के लिए यूज होता है इन द राइटिंग फॉर्म। सो ये समझ में आ गया आपको? नाउ करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन देखें आप। इन्वर्जन के रूल्स हैं कुछ 6-7 रूल्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बेस पे पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। पहला रूल है, when a sentence starts with adverbs like no sooner, hardly, seldom, scarcely, never, rarely, etc., then inversion is used. ठीक है? ये समझ में आपको? When a sentence starts with adverbs, अगर सेंटेंस एडवर्ब्स से शुरू होता है जैसे कि no sooner, hardly, seldom, scarcely, never, rarely, etc., then inversion is used. तब inversion लगता है। कौन कौन से वर्ड को? मीनिंग क्या है? इसका सेल्डम मतलब बहुत कम, Seldom. ना। देखो हार्डली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, सेल्डम का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। स्कैर्सली का मतलब ये होता है बहुत कम, ना के बराबर। और रेयरली का मतलब ये होता है बहुत कम, ना के बराबर। तो ये चारों का मीनिंग वही है। और नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और नो सुनर का मतलब क्या होता है? जैसे ही। ओके। ठीक है? तो नो सुनर और नेवर ये दोनों थोड़े अलग हैं। बाकी हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, रेयरली, इन सब का चारों का मीनिंग एक ही है। मतलब लाइक बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है? मतलब बिल्कुल नेगेटिव के सेंस में यूज करता है। जैसे आई हार्डली गो टू हिज हाउस। आई हार्डली गो टू हिज हाउस मतलब जाते हो कि नहीं जाते हो? थोड़ा कम जाते हैं। नहीं, थोड़ा कम जाते नहीं, ना के बराबर जाते हैं, मतलब नहीं जाते हैं। ओके। तो एक्चुअली अगर दिमाग में अगर यह आए कि थोड़ा जाते हैं तो दिमाग में हटा देना। हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, रेयरली मतलब ना के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं। ओके। आई रेयरली टॉक टू हर। आई रेयरली टॉक टू हर मतलब क्या होता है? मैं बात नहीं करता, खत्म काम।
आई स्कैर्सली हैव मनी फॉर यू, मतलब ना के बराबर है, नहीं है तुम्हारे लिए पैसा। आई सेल्डम टॉक टू हर, मैं बिल्कुल बात नहीं करता उससे। आई हार्डली टॉक टू हर, आई स्कैर्सली टॉक टू हर, आई रेयरली टॉक टू हर। एक ही मतलब है तीनों का, चारों का। क्लियर है? हाँ। तो जब ये नो सुनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, अगर ये वर्ड्स एडवर्ब के यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, देन हमको इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। इन्वर्जन यूज करना पड़ता है मींस व्हाट? कौन सा इन्वर्जन यूज करना पड़ता है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पार्शियली है कि कंप्लीट इन्वर्जन है। नॉर्मली इसमें यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पार्शियली इन्वर्जन यूज करते हैं। कौन सा इन्वर्जन यूज करते हैं? partially, पार्शियल इन्वर्जन यूज करते हैं। देखें आप यहाँ पे एग्जांपल देखें। नो सूनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, मतलब मैं अभी ऑफिस से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो ये जोर दे रहा हूँ ना इस बात पे। तो हमने किसे शुरू किया? अगर मैं बोलूँ कि आई लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, तो नॉर्मल रहेगा, मैं ऑफिस से निकला बारिश शुरू हो गई, नॉर्मल बात लग रही है। लेकिन नो सूनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, मतलब मैं ऑफिस से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो ऐसा लग रहा है मतलब आप जोर दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो उस बात पे। तो नो सूनर आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सा है बताओ मुझे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे? कम ऑन टेल मी। Did. डिड। तो डिड आपका सब्जेक्ट से पहले लगा। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? leave, लीव, मतलब निकलना या छोड़ना, दोनों होता है। लेकिन यहाँ तो निकलने की बात कर रहा हूँ, ऑफिस से निकलने की बात कर रहा हूँ, निकलना। आई एम लिविंग फॉर माई ऑफिस, बोलते हैं ना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। लीव मतलब छोड़ना भी होता है, लीव मतलब निकलना भी होता है। तो नो सुनर डिड आई लीव, तो डिड आई लीव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। मतलब कौन सा इन्वर्जन लग गया ये? पार्शियल या कंप्लीट इन्वर्जन? कौन सा इन्वर्जन है ये? partially, Partially. पार्शियल इन्वर्जन है, ठीक है। लिव द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन। अब देन की स्पेलिंग या ध्यान रखना, ये भी एरर आता है कई बार एग्जाम में, THEN लिख देते हैं वो लोग, जबकि होना क्या चाहिए? कौन सा देन है? THAN. हाँ, कंपैरिजन वाला देन लगता है ये, ठीक है। जबकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन कंपैरिजन वाला देन लगता है, THEN नहीं लगता है। ये चीज ध्यान रखना आप। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? नो सूनर डिड आई, अब यहाँ पे डिड आई लिखा है तो वहां पे लीव लिखा है। लीव क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निकलना, नहीं निकलना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड, देखो डू, डज, डिड, अगर टू डू वर्ब लगा कभी भी तो उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? first, फर्स्ट फॉर्म। डू, डज, डिड के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ना सेकंड फॉर्म लगता है, ना थर्ड फॉर्म लगता है, ना ING फॉर्म लगता है, और ना SOES फॉर्म लगता है। अगर डू, डज, डिड लगा सेंटेंस में तो उसका वर्ब जो होगा कौन सा होगा? ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप मुझे सेंटेंस बताओ, आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या होता है? मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया. मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। अब मुझे बोलना है मैं स्कूल नहीं गया था, क्या बोलेंगे? आई डिडंट go to school, Go to school. गो टू स्कूल, ध्यान रखना आप। हाँ, नहीं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं आई डिडंट वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो did और वेंट नहीं आ सकता बेटा, ध्यान रखना आप। डिड के बाद वेंट नहीं आ सकता, आई डिडंट वेंट टू स्कूल नहीं बोलना आप कभी भी, लेकिन बोल देते हैं कई लोग बोलचाल में। सुना है कि नहीं सुना है कभी? सुना है कि नहीं सुना है? आई डिडंट गो टू स्कूल होगा, आई डिडंट वेंट टू स्कूल बोल देते हैं कई लोग। हाँ. जबकि डिड लगा है तो क्या आना चाहिए? गो आना चाहिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखें, नेवर डू दे गो देयर। अब नेवर क्या है? ये भी एडवर्ब है, सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हुआ, तो नेवर डू दे गो देयर। अब यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट है। दे मतलब क्या होता है? वे। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू। Do. मेन वर्ब कौन सा है? go, तो नेवर डू दे गो देयर, कभी नहीं जाते वहां पे। तो यहाँ भी जोर देने के लिए नेवर को यूज किया जाए, ठीक है। हम चाहे तो अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस यहाँ पे? दे नेवर गो देयर, यही बनेगा ना। दे नेवर गो देयर, वे वहां कभी नहीं जाते, ये भी तो बोल सकते yes थे ना। sir, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते थे? दे नेवर गो देयर बोल सकते हैं ना, दे नेवर गो देयर बोल सकते हैं. बोल सकते हैं। तो दे नेवर गो देयर में आपका एडवर्ब बीच में आ गया, दे के बाद आ गया, तो सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया, इन्वर्जन नहीं रहेगा वहां पे। बट नेवर आपने अगर पहले लगा दिया तो नेवर दे गो देयर नहीं बोल सकते हो आप, क्या बोलना पड़ेगा? नेवर डू दे गो देयर, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है। अगला सेंटेंस है, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर। अब यहाँ पे सेल्डम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है, ओ सॉरी एडवर्ब है। हाँ. सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर,
तो यहाँ पे हैड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस बनाते क्या बनता है, आई सेल्डम कॉल्ड हर, मैं बहुत कम ही बात किया मैंने उससे, बट क्या आएगा, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, ना के बराबर बात किया मैंने उससे। तो जब जोर देना हो तो एडवर्ब पहले लगा देते हैं, और जब आपने एडवर्ब से सेंटेंस शुरू किया है तो पक्का क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। और नो सुनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली अगर ये लगा है तो इन्वर्जन कंफर्म है। कौन सा इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। नेक्स्ट देखें आप, रूल नंबर 2, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ओनली एडवर्बियल एक्सप्रेशंस लाइक ओनली, देखो अगर सेंटेंस आपका ओनली से शुरू, जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट ईयर, ठीक है, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, only in few countries, only after a year, then inversion is used। तो उसके बाद भी हम लोग inversion यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो when a sentence starts with only adverbial expression, यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, only, only, और only क्या है, only के साथ क्या लग रहा है, ये एडवर्बियल फ्रेजल एक्सप्रेशन बोला था ना, जैसे only yesterday, only last year, only then, only in this way, only in few countries, खाली only नहीं लगा है, ओनली के बाद एक फ्रेजल एक्सप्रेशन भी दिया है, मतलब 2-3 वर्ड मिला करके एक्सप्रेशन भी है उस चीज का, ओनली आफ्टर ए ईयर। अगर इस टाइप के वर्ड्स दिए हुए हैं सेंटेंस के शुरू में तो क्या लगेगा वहां पे, वहां भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। कौन सा इन्वर्जन होगा, नॉर्मली कौन सा इन्वर्जन होता है वहां पे, पार्शियल इन्वर्जन होता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, भाई ओनली बाय वर्किंग हार्ड क्या है, ये ओनली बाय वर्किंग हार्ड क्या है, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है एडवर्ब है, यस नहीं, ओनली तो एडवर्ब हो गया, लेकिन ओनली बाय वर्किंग हार्ड ये पूरा क्या हो गया, पूरा एक्सप्रेशन है, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्बियल एक्सप्रेशन शुरू हुआ सेंटेंस, तो क्या लगेगा यहाँ पे, पार्शियल इन्वर्जन होगा। पार्शियल इन्वर्जन होगा मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, मेन वर्ब सब्जेक्ट बाद आएगा। तो वहां पे निधि के पहले क्या आएगा, डिड आएगा, और निधि के बाद क्या आएगा, गेट। गेट मतलब क्या होता है, पाना। तो गेट क्या है आपका, मेन वर्ब। गेट क्या है, मेन वर्ब। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस। अब इसका नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या बनता, निधि गेट सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये नॉर्मल सेंटेंस होता। निधि गेट सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे निधि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है, गेट क्या हो गया, वर्ब हो जाता है, और ओनली बाय वर्किंग हार्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ आ रहा है, निधि गेट सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड। लेकिन अगर आपने ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये आपने एडवर्ब है, ये आपने पहले लगा दिया, तो क्या होगा, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस। अब हमें लगता है सर डिड निधि गेट सक्सेस, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है हमको, लग रहा है ना कि निधि को सक्सेस मिला क्या, हाँ सर। ऐसा लग रहा है ना क्वेश्चन है। तो नॉर्मली अगर एडवर्ब हटा दोगे ओनली बाय वर्किंग हार्ड, तो क्वेश्चन बन जाएगा डिड निधि गेट सक्सेस, क्या निधि को सक्सेस मिला, तो क्वेश्चन बन जाएगा। वो एडवर्ब लगा है इसीलिए ये इन्वर्जन कहला रहा है। अगर एडवर्ब हटा दोगे आगे का तो फिर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जैसे अगला सेंटेंस में भी देखो आप, ओनली लास्ट मंथ डिड ही गेट द जॉब, अगर ओनली लास्ट मंथ हटा दो तो क्या आएगा, डिड ही गेट द जॉब, तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन, उसको जॉब मिला क्या, डिड ही गेट द जॉब, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ओनली लास्ट मंथ लगा दिया स्टार्टिंग में, तो क्या कहलाता है, ये इन्वर्जन कहलाता है। क्योंकि डिड किसके पहले लगा, ही के पहले। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गेट क्या है, मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, वो क्या कहलाता है, पार्शियल इन्वर्जन। तो अगर ओनली एडवर्बियल फ्रेज से अगर सेंटेंस शुरू होता है, क्या मालूम इस रूल में, रूल नंबर 2 में क्या मालूम पड़ा हमें, ओनली एडवर्बियल फ्रेज से अगर सेंटेंस शुरू होता है उस केस में क्या लगता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन इन द सेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। क्लियर है, एनी डाउट, एनी डाउट, नहीं, ओके। तो हमने अभी तक कौन कौन से रूल पढ़े, हमने 2 रूल पढ़े। पहला कौन सा रूल पढ़ा था हमने, कि नो सुनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली एक्सेट्रा अगर ये लगे हो सेंटेंस में तो पार्शियल इन्वर्जन होता है।
फिर दूसरा रूल क्या पढ़ा हमने, यदि ओनली वाले एडवर्बियल फ्रेज लगे, अगर ओनली से स्टार्ट होने वाले एडवर्बियल फ्रेज लगे तो भी क्या होता है, इन्वर्जन होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, व्हेन इफ इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशनल क्लॉज टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, डिजायर और प्रेजेंट और पास्ट, देन इन्वर्जन इज यूज्ड। Okay. When if is not used in the conditional clause to express unfulfilled wish, desire of present or past, then inversion is used. अब यहाँ पे देखें आप इस चीज को कि जैसे नॉर्मली जो हम लोग जो अनफुलफिल्ड विश होता है, आप इस चीज को समझो, आप एक सेंटेंस आता है, क्लॉज आता है इस टाइप से, एक कंडीशनल क्लॉज होता है। कंडीशनल क्लॉज मतलब क्या होता है, कंडीशन। जैसे व्हेन यू विल, जैसे अगर बोलूं कि व्हेन शी विल कॉल मी आई विल रिस्पॉन्ड टू हर, जब वो मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे रिस्पॉन्ड दूंगा। तो व्हेन क्या हो गया आपका, कौन सा क्लॉज हो गया, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया कि जब तक वो कॉल नहीं करेगी आप कुछ नहीं करोगे। व्हेन शी विल कॉल मी आई विल टॉक टू हर, ऐसे ही मतलब हुआ ना। तो व्हेन क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। इफ ही विल कम आई विल, इफ ही विल कम आई विल टीच हिम, यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आया तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो कंडीशनल हो गया ये भी। इफ क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसी टाइप से इफ भी क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। तो व्हेन इफ इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशनल क्लॉज, यदि कंडीशनल क्लॉज में इफ का यूज नहीं किया गया, कौन से कंडीशनल क्लॉज में, जहां पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, मतलब एक अधूरी इच्छा या अधूरी मनोकामना, और प्रेजेंट और पास्ट, चाहे अभी प्रेजेंट की मनोकामना हो या पहले की मनोकामना हमारी है, देन इन्वर्जन इज यूज्ड, तब हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको जब एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये इफ आई हैड, ये नॉर्मल सेंटेंस होता है। इफ आई वर, ये नॉर्मल सेंटेंस होता है। तो इफ अगर हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हैड आई। इफ आई वर में से इफ हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, वर आई। ये आपको, ये अभी ये जो आप सिर्फ देख लो, अभी आप जो दिखा रहा हूं ना, ये देख लो, आपको भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये वो समझने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल मैंने बताया नहीं है। अभी आपको इतना समझ में आया क्या होता है, यदि इफ लगा हुआ, इफ आई हैड और इफ आई वर, नॉर्मली सेंटेंस ऐसा बनता है। लेकिन अगर इसमें से मैं इफ हटा दूं, कंडीशनल क्लॉज जो होता है अनफुलफिल्ड विश या डिजायर के लिए, यदि कोई आपकी अधूरी इच्छा है, तो आत्मा भटकती है, बोलते हैं ना, अधूरी इच्छा होता है आत्मा भटकती है मरने के बाद। यदि कोई आपकी अनफुलफिल्ड विश है या डिजायर है जो प्रेजेंट की या पास्ट की पूरी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा जो है इफ से शुरू होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताया तो जैसे इफ आई हैड, जैसे इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव सेव्ड हर, यदि मैं वहां गया होता तो मैं उसे बचा लिया होता। लेकिन आप गए क्या, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड हर, यदि मैं वहां होता तो मैं उसे बचा लिया होता। लेकिन अब थे क्या, वो तो मारा गया बेचारा, पिट गया वो। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट की या पास्ट की क्या हो गया, ये अनफुलफिल्ड विश है, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी, आत्मा भटकेगी। समझ में आ रहा है ना, अनफुलफिल्ड विश है या अनफुलफिल्ड डिजायर है। क्लियर है। तो इफ इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशन क्लॉज, तो ऐसे कंडीशन क्लॉज में हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इस ऐसे कंडीशन क्लॉज में, और अगला एग्जांपल देखो, इफ आई वर क्या बन रहा है, जैसे मतलब बोलूं कि इफ आई वर, एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू, दो बार लिख दिया उसने टाइप करके, वो एक ही बार है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, वहीं तक है, उसके आगे नहीं है। बहुत एरर है इसमें। If I were a bird, I would fly. ठीक है, एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता।
लेकिन चिड़िया हो क्या आप? हो क्या? नहीं हो। sir. समझ में आ रहा है? तो ये कैसी इच्छा है? इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़ के तुम्हारे पास चला गया आया होता। ये पास्ट की ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती है, ये अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आया होता। ठीक है, ये होता होता वाले सेंटेंस है। यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा बोलते हैं ना सेंटेंस हम लोग। यदि मेरे पास 5 करोड़ रुपया होता तो मैंने धंधा कर लिया होता, लेकिन आपके पास 5 करोड़ आया और धंधा किया आपने। समझ में आ रहा है आपको? यदि होता तो होता। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसी इच्छा या ऐसे अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है, ऐसा कंडीशन है जो आपकी, ऐसी कंडीशनल क्लॉज है जो अनफुलफिल्ड है। ठीक है, आपकी डिजायर या विश अनफुलफिल्ड है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। तो यहाँ पे वही है कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, नॉर्मल सेंटेंस है। इफ शी कम टू मी, इफ शी, सेंटेंस ये भी गलत है। इफ शी कम टू मी नहीं होगा, इफ शी कम्स टू मी, वो कम्स होगा। सी क्या है? सिंगुलर है ना, तो एस लगेगा यहाँ पे। इफ शी कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आती, इफ शी कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आती है, आई वुड हैड हेल्प्ड हर, तो मैंने उसकी मदद किया होता है। इफ शी कम टू मी, अच्छा ये कम वैसा पास्ट टेंस लगा दिया, सॉरी, चलेगा। ठीक है, ये सेकंड लगा दिया। इफ शी कम केम, नहीं, गलत है ये भी। इफ शी कम टू मी आई वुड हैड हेल्प्ड हर, यदि वो मेरे पास आती तो मैं उसकी मदद कर दिया होता। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इफ शी हैड कम टू मी, एक्चुअली वो हैड आएगा वहां पे। इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैड हेल्प्ड हर, वहां पे हैड आएगा। तो इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। बहुत एरर है यार इसमें, चलो मैं करेक्ट कर दूंगा। आप इसका मतलब समझो क्या होता है। यदि वो मेरे पास आई होती तो मैंने उसकी मदद किया होता। तो एक्चुअली वो आपके पास आई नहीं, आपने मदद किया नहीं। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा? Okay. तो एक मिनट रुको, मैं इसे सही कर ही देता हूँ। एरर है वो, जमेगा नहीं आपको। ओके, अभी देखो आपको समझ में आएगा। इफ शी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैंने उसकी मदद किया होता। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, आपने देखा यहाँ पे पढ़ा था, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा कि अगर इफ आई हैड है तो क्या बन जाएगा? अगर इफ हटा दोगे तो हैड आई, उल्टा हो जाएगा। हैड आएगा मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन आई आएगा। इफ आई वर है, अगर इफ हटा दोगे तो क्या आएगा? आई वर नहीं होगा, क्या होगा? वर आई। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे देखो आप, इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यदि वो मेरे पास आई होती तो मैंने उसकी मदद किया होता। अब अगर मैंने इफ हटा दिया तो ये सेम सेंटेंस कैसे लिख सकते हो आप, सेम मीनिंग के साथ? हैड शी कम टू मी, अब क्या होगा? इफ हटा हो गया तो क्या होगा? सी हैड था ना, अब क्या बन जाएगा? हैड सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चीज? समझ रहे हैं sir. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे पहला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? इफ शी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो देखो आई वुड हैव हेल्प्ड हर सेंटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा नीचे। देखो सेम टाइप से लिखा हुआ, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, नीचे वही लिखा आई वुड हैव हेल्प्ड हर। डिफरेंस कहाँ पे आया? टू मी जो ऑब्जेक्ट है वहां पे डिफरेंस नहीं आया। टू मी दोनों में लिखा हुआ है कॉमा के पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ऊपर लिखा हुआ इफ सी हैड कम, ये नॉर्मल सेंटेंस था तो सी हैड कम। सी के बाद क्या हो? सी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। कम क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। टू मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस था वो, इफ अगर लगा था तो। लेकिन अब नेक्स्ट नीचे वाला सेंटेंस है, उसमें मैंने इफ हटा दिया। अब इफ हटा दिया तो क्या बन गया? ये इन्वर्जन हो जाएगा। तो वो क्या होगा इस सेंटेंस में? अब यहाँ पे क्या बनेगा? सी के पहले हैड लग जाएगा, तो हैड सी कम टू मी, मतलब सी के बाद कम हो जाएगा, हैड पहले लगा दिया। बस इतना ही डिफरेंस किया कि मैंने सी के बाद हैड नहीं लगा के हैड के बाद सी लगा दिया, बस इतना ही डिफरेंस किया मैंने। ये डिफरेंस कब आता है? जब अनफुलफिल्ड विश या डिजायर
प्रेजेंट या पास्ट की हो, और वैसे कंडीशनल क्लॉज में अगर इफ को हटा देंगे तो वहां पे फिर हम लोग इन्वर्जन के साथ बात करते हैं उस चीज के लिए कि हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो कंडीशनल क्लॉज में नॉर्मल है कि इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यदि वो मेरे पास आई होती मैंने मदद किया होता है, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको इस पे जोर देना है तो हम क्या करते हैं, इफ को हटा के हम क्या लगा देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं, मतलब सी के पहले हैड लगा देते हैं। तो हैड शी कम टू मी, आई होती है ना मेरे पास, तो मैंने उसकी मदद कर दिया होता। पहले वाले में ये कि पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं कि यदि वो मेरे पास आती तो मैंने उसका मदद किया होता। और दूसरा सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, आती ना मेरे पास तो मैं उसे पक्का मदद किया होता। तो जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? तो हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हो गया, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, मेन वर्ब सी के बाद लगा हुआ है। और ये कब लगता है, जब अनफुलफिल्ड विश या डिजायर का जो क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, तो वहां पे अगर इफ के सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस बनता है, अरे आपने इफ को हटा दिया तो उस केस में इन्वर्जन के साथ बात की जाती है। पहले वाले सेंटेंस का इन्वर्जन बताओ, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इसका इन्वर्जन क्या होगा? Were I a bird, I would fly to you. हाँ, वर आई अ बर्ड, वेयर नहीं बोलते बेटा, वेयर की स्पेलिंग WHERE होता है, वेयर, ये वर यूज करते हैं, वाज वर। तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इफ हटा दो तो क्या बन जाएगा, आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू नहीं बनेगा। अगर इफ हटा दो तो क्या बनेगा, वर आई अ Were I- बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। और मीनिंग वही है, दोनों का मतलब वही बनेगा। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू का मतलब होता है यदि मैं चिड़िया होता मैं तो वहां पर उड़ के चला आता। और वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इसका मतलब भी वही होता है, चिड़िया होता ना तो मैं तो वहां पर उड़ के चला आता। बस यदि नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पहले वाले में यदि बोलते हैं कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तो वहां पर उड़ के चला आता है। दूसरे वाले में यदि नहीं बोलते हैं, उसमें बोलते हैं चिड़िया होता ना तो मैं तो वहां पर उड़ के चला आता। तो ये जोर देने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब सामने वाले को जोर दे रहे हैं इस चीज पे लेके। समझ में आ रहा है आपको? मीनिंग सेम है लेकिन दोनों का, बोलते ही नहीं बोलते दोनों तरीके से। हिंदी में भी पैसा होता ना तो मुंह पे देकर मारती तेरे को मैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते बताओ? और एक तरीका ये भी बोलने का कि यदि पैसा होता ना तो मैं तेरे को उठा के दे देती। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और अगर अगर हम जोर देना तो क्या बोलते हैं, पैसा होता है ना तेरे मुंह पे पटक के मारती, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? तो ये दोनों वही तरीका है। अगर आप इफ हटा दोगे तो इन्वर्जन ला के बोलना पड़ता है, मतलब एम्फेसाइज करके बोलना पड़ता है हमको। और इफ लगा है तो वो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा। गॉट द थिंग? समझ में आया आपको? ओके, नाउ रूल नंबर 4, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स, जैसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है एडवर्ब से, कौन से किस टाइप के एडवर्ब से, हियर देयर अवे इंडोर्स आउटडोर्स आउट अप एक्सेट्रा, ये कौन सा एडवर्ब से बताओगे थोड़ा? कौन सा एडवर्ब से पढ़े हुए हमने, कौन सा एडवर्ब दिख रहा है ये? प्लेस। Place. प्लेस। समझ में आ रहा है? यदि आप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे हियर देयर अवे इंडोर आउटडोर आउट अप ईस्ट ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड, जो भी मतलब है प्लेस वाला, ठीक है, नियर फार, तो जो भी आपके प्लेस वाला एडवर्ब लगा हुआ है, देन कंप्लीट इन्वर्जन यूज। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन ही होता है, तो ध्यान रखना। नॉर्मली कंप्लीट इन्वर्जन कब लगता है, जब सेंटेंस किससे शुरू होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर से, Place. प्लेस से। ध्यान रखना आप, एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ बाकी जो एडवर्ब होते हैं नॉर्मली वहां पे पार्शियल इन्वर्जन होता है। नॉर्मली मतलब 99% चांस है कि पार्शियल इन्वर्जन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन मेन वर्ब होगा। लेकिन यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू हो रहा है, याद करो हेयर कम्स मोहन, हेयर क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो क्या हुआ वहां पे, कम्स पूरा आ गया, पहले आ गया था। या जस्ट आउटसाइड द गेट, वो क्या था, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो क्या हो गया था, वॉज स्टैंडिंग, पूरा पूरा वर्ब पहले आ गया था, वॉज स्टैंडिंग अब बेगर, सब्जेक्ट बाद में चला गया था। तो जब भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। समझ में आया आपको? तो इफ a sentence starts with adverbs like here there away indoors outdoors out up etc, then complete inversion is used। complete inversion का मतलब क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, बोलो? एडवर्ब और वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है कि चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले आते हैं। और पार्शियल इन्वर्जन हो तो क्या होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है।
और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट से पहले। पहले आता है। बस इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स लाइक ये टाइप के एडवर्ब होते हैं, देन कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड। दैट इज क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन मतलब क्या होता है? मेन वर्ब, देन ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी दैट इज मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, नहीं वो गलत लिख दिया, मेन वर्ब नहीं आएगा पहला वाला, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, वैसा आएगा। इस टाइप से बनेगा, ठीक है। If a sentence starts with adverb like here, there, away, indoor, outdoor, out, up, etc., then complete inversion is used. That is, complete inversion मतलब क्या होता है? Auxiliary verb plus main verb is used before the subject. तो subject से पहले क्या लाएगा? Auxiliary verb और main verb दोनों किसके पहले आएंगे? Subject से पहले आएगा। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है? Here comes मोहन, ये लो मोहन आ गया। नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? मोहन कम्स हियर, मोहन यहाँ आता है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अब अगर हमें जोड़ देना है इस बात पे, तो अब क्या बोलते हैं हम लोग? हेयर को पहले लगा दिया हमने। हेयर क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम्स क्या होता है? कम्स क्या होता है? आना। आना मतलब वर्ब। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मोहन कम्स हेयर में मोहन सब्जेक्ट हो गया, कम्स वर्ब हो गया, हेयर ऑब्जेक्ट हो गया। तो नॉर्मल सेंटेंस होता है मोहन कम्स आता है। लेकिन मुझे अब जोड़ देना था, मोहन यहाँ आता है वाली बात क्या ना, ये लो मोहन आ गया। जब ऐसा बोलना है तो ये देखो मोहन आ गया, क्या बोलोगे आप? हेयर कम्स मोहन। तो वहां पे क्या किया हमने? हेयर को पहले लगा दिया, और हेयर को पहले लगा दिया सब्जेक्ट मतलब अपने एडवर्ब को पहले लगा दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। तो वहां पे क्या लग जाता है? इन्वर्जन। तो मोहन हेयर मोहन कम्स आएगा या हेयर कम्स मोहन आएगा? क्या आएगा? Here comes मोहन। हेयर कम्स मोहन। आपका मोहन के पहले वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, मतलब कंप्लीट इन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। नेक्स्ट देखें आप क्या लिखा हुआ है, सेकंड एग्जांपल, अवे वेंट दीपक। अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या बनता है इसका? दीपक वेंट अवे, दीपक चला गया, ऐसे बनता ना, दीपक वेंट अवे, ऐसे सेंटेंस बनता। लेकिन जब इन्वर्जन लगा दिया था, अवे वेंट दीपक, चला गया दीपक। अब जो कर लो जो करते बने, ऐसे आगे बात करते हैं ना हम लोग, चला गया दीपक, कर लो जो करते बने अब तुमसे। तो एक होता है ये जोड़ देने वाली बात, और एक नॉर्मल बोलता है कि दीपक वेंट अवे, दीपक चला गया। ये नॉर्मल सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंस होता है एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जोड़ देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एडवर्ब को पहले लेते हैं। तो अवे क्या है? अवे मतलब क्या होता है? दूर। और ये क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस केस में दीपक के पहले क्या लगेगा? वेंट क्या होता है? जाना, वर्ब है, तो दीपक से पहले लगेगा ये। नेक्स्ट देखें आप, देयर वेंट सारा, वो भी वैसे ही है। देयर भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो देयर सारा वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर वेंट सारा। वेंट मतलब गो वेंट गॉन होता है ना, तो सेकंड फॉर्म में वेंट का, वेंट जो है सेकंड फॉर्म में वर्ब का, गो का। तो वेंट क्या होगा? सारा के पहले आएगा। और नॉर्मल सेंटेंस होता तो क्या बनता है इसका? यदि नॉर्मल सेंटेंस होता है तो क्या बनता? सारा वेंट देयर, सारा वहां गई थी। नहीं, इसका अगर आपको एडवर्ब लगा करके एम्फेसाइज करना है, जोड़ देना है, तो क्या करना पड़ेगा? देयर पहले आएगा, तो फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगा। देयर वेंट सारा, है ना। बट अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, बट व्हेन सब्जेक्ट इज प्रोनाउन देन मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। लेकिन यदि यहाँ पे देखो मोहन लिखा है, दीपक लिखा है, सारा लिखा है, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? नाउन है। बट ये तीनों नाउन की जगह पे यदि मैं प्रोनाउन लिख दूं, फिर इन्वर्जन होगा क्या? तब इन्वर्जन नहीं होता, ध्यान रखना आप। प्रोनाउन के साथ इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन किसके साथ आएगा? इस केस में, हर जगह नहीं, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं। नो सूनर डिड आई, तो आई क्या था? प्रोनाउन ही था वहां पे, तो वहां लगा था इन्वर्जन।
मैं इस केस में बात कर रहा हूं कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हेयर कम्स मोहन, अवे वेंट दीपक, देयर वेंट सारा। यहाँ पर जहाँ पे हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है, उस केस में यदि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, हेयर कम्स मोहन का हेयर मोहन कम्स नहीं बनेगा, बट हेयर ही कम्स हो जाएगा, हेयर कम्स ही नहीं बनेगा। अगर मोहन को हटा के सब्जेक्ट क्या लगेगा वहां पे, मोहन लड़का है तो क्या लगेगा, ही लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए था, हेयर कम्स मोहन की क्या बनना चाहिए था, हेयर कम्स ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ही लगा दिया आपने, क्या बनेगा, हेयर ही कम्स। ये लो आ गया, हेयर ही कम्स। तो प्रोनाउन के केस में हम लोग चेंज नहीं करते। प्रोनाउन के केस में क्या होता है, वर्ब जो होता है प्रोनाउन के बाद आता है। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे, अवे ही वेंट। यहाँ पे था कि अवे वेंट दीपक, अब यहाँ पे दीपक की जब मैंने ही लगा दिया तो क्या बनेगा, अवे वेंट ही नहीं आएगा, क्या आएगा, अवेंट अवे ही वेंट। नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे, देयर सी गोज। अब यहाँ पे देयर वेंट सारा, देयर वेंट सारा कब था, जब सारा बाद में लगा था। लेकिन यहाँ पे जब आप सी लगा दोगे, सारा लड़की है तो क्या लगाओगे, शी। तो शी लगाओगे तो क्या आएगा, देयर शी वेंट नहीं आएगा, देयर सी गोज। समझ में आ रहा है आपको, या देयर सी वेंट, वेंट लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर सी वेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है उस केस में हम लोग वर्ब, मेन वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बाद लगता है। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया सबको? Yes. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे, तो ध्यान दो आप इस चीज पे। देखो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड व्हेन वी नेक्स्ट क्लास में तो वैसे भी हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सारा आपका जो कंफ्यूजन है खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जो भी रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वगैरह तो ऑटोमेटिकली सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें आप, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो एक्सप्रेशन लाइक नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन एक्सेट्रा, देन इन्वर्जन इज यूज्ड। तो ये जो अगर नो एक्सप्रेशन के साथ अगर सेंटेंस शुरू होता है ना, जैसे कि मतलब इन एट नो टाइम, इन नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, कॉमा, इन नो वे किसी भी तरीके से नहीं, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन एक्सेट्रा। तो ये नो एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस अगर लगा हुआ है, मतलब आपका स्टार्टिंग सेंटेंस में यदि नो से शुरू हो रहा है इस टाइप के, तो नो भी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। याद है आपको, यस या नो होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, तो वो भी एडवर्ब है। तो उस केस में भी क्या लगता है, इन्वर्जन होता है। पीछे किससे आवाज आ रही है, वो बंद कीजिए आप पहले। ओके, ओके देखें आप यहाँ पे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे डू इट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये क्या हो गया, अंडर नो लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस क्या हो गया, ये नो वाला एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे दे विल डू इट होगा या विल दे डू इट होगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल डू इट या अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे डू इट, क्या आएगा, Will they do it? will they do it, getting it? So under no circumstances will they do it, तो किसी भी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस में वो ये काम नहीं करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे डू इट, राइट। तो यहाँ पे दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, विल क्या है हमारा, अभी बता था ना, विल वुड शैल शुड कैन कुड, ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और डू क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब बाद में, तो ये क्या हो गया हमारा, पार्शियल इन्वर्जन हो गया। तो आपने देखा सिर्फ आपका किसमें कंप्लीट इन्वर्जन किसमें हो रहा था, केवल जब सेंटेंस किससे शुरू हो रहा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस से। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब सेंटेंस शुरू होता है तो 100% चांस है कि सेंटेंस कैसा बनेगा, कंप्लीट इन्वर्जन आएगा। क्लियर है?
ओके नेक्स्ट देखिए आप, इन नो वे ही इज ही गोइंग देयर, इन नो वे मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं, इन नो वे ही इज गोइंग देयर आएगा या इज ही गोइंग देयर आएगा, क्या आएगा? इज ही गोइंग देयर, इन नो वे मतलब किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ही इज गोइंग देयर वो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे इज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट ही आएगा, देन गोइंग मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इन नो वे, और इन नो वे क्या है, नो वाला एक्सप्रेशन है ये, नो एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस क्लॉज है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, हम ऐसे ही बात करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। बट ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली, क्या आना चाहिए, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड। हमें लगता है सर ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं हो गया है, ये इन्वर्जन है। एंड क्यों इन्वर्जन है, बिकॉज आपका सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो नेगेशन वाले एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा है, एट नो टाइम, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो एट नो टाइम के बाद क्या आएगा, यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, देन यू के बाद जो है मेन वर्ब आएगा बी, कॉल्ड, विल बी कॉल्ड, कॉल्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आ रहा सबको? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या लोगों को, और टफ है? थोड़ा सी हम्म, थोड़ा सी टफ लग रहा है सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है ना। देखो ये पहली बार पढ़ रहे हो ना, कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, मुझे पता है ये चीजें नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता है ये चीज, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। मैथ्स में भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े टफ है, जो आपसे नहीं बनेंगे हो सकता है अभी आज के डेट में, लेकिन विथ प्रैक्टिस एंड विथ लाइक पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग द थिंग्स इन योर माइंड, आपको अपने आप इम्बाइब हो जाएगा, अपने आप आने लगेगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट। तो आज मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है ये इन्वर्जन कभी आपने जिंदगी में नहीं सुना ही नहीं होगा इंग्लिश में कभी, ये वर्ड सुना है क्या, एडवर्ब में इन्वर्जन सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना हुआ आपने, क्या आपने नॉर्मली एडवर्ब को आपने इतना डिटेल में पढ़ा है कभी आज तक? नहीं पढ़ा है। कहीं बुक में मिला आपको इस टाइप का थ्योरी? नहीं मिला है। तो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बेस पे बनाया हुआ है मैंने, तो मुझे पता है कि ये चीज से बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने ये चीज आपको निकाल के दिया। ये अलग अलग बुक्स में मिलता है, एक जगह मिलता भी नहीं है आपको, इसलिए मैंने सारे निकाले हुए हैं। अब देखो इसमें इन्वर्जन मैंने 11 टाइप निकाले हैं, जो हर जगह हर किसी किताब में नहीं, किसी किताब में 3 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, किसी में 5 मिलता है, लेकिन टोटल 11 है, पूरे 11 लिखे हुए हैं आपके पास, तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई इन्वर्जन कितने टाइप के हो सकते हैं और कितने टाइप के हैं, कोई नहीं पूछेगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे पता है लोग गलत कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल डू इट, ऐसे ही बोलते हम लोग बातचीत में, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बोलते नहीं बोलते बताओ, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू होना चाहिए या आर दे गोइंग टू हेल्प यू होना चाहिए? क्या आना चाहिए? किसी भी कंडीशन में वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले, ऐसा बोलना है मुझे। तो क्या बोलूं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे आर गोइंग टू हेल्प यू या अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आर दे गोइंग टू हेल्प यू? They are going to. नहीं, Are गलत they है बेटा, going? Are आर they दे गोइंग, आर दे गोइंग आएगा ना, Are आर they पहले going? आएगा। हाँ। लेकिन हम वो ऐसे जब बोलेंगे तो हमें लगता है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग गलत कर जाते हैं कि वो ज्यादा कंफर्ट लेवल पे आता है। हम लोग हमेशा कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं, तो ग्रामर के हिसाब से क्या है वो गलत है। क्लियर है? एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड होगा या एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड आएगा? Will you be called? विल यू बी कॉल्ड, ये Will समझ में आ you be गया? called? तो जो भी नो वाले एक्सप्रेशन से अगर सेंटेंस शुरू होता है, नो वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन से अगर सेंटेंस शुरू होता है, उस केस में भी क्या लगता है, पार्शियल इन्वर्जन लगता है। क्लियर है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखें, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लेस एक्सप्रेशन, एडवर्बियल फ्रेजेस लाइक ऑन हिल, राउंड द कॉर्नर है वो, कंसर्न नहीं, कॉर्नर है वो, राउंड द कॉर्नर, in the valley, under the table, along the northern frontier, along the southern frontier, on the bed, outside the gate, nowhere else, 5 miles beyond the school, under the tree, etc., then inversion is used.
ठीक है, ये आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसके बेस पे एग्जाम पे क्वेश्चंस आते हैं। When a sentence starts with a place expressing words, ये भी क्या कौन सा एडवर्ब है? ये कौन सा एडवर्ब है? ये कौन सा एडवर्ब है? ये कम ऑन टेल मी, कौन सा एडवर्ब है? ये place, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन या पार्शियल इन्वर्जन? देखो एडवर्ब ऑफ मैनर हो, बाकी सब हो तो complete inversion रहेगा सर हाँ, place. तो ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे ऑन हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर टेबल, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलोंग द सदर्न फ्रंटियर, ऑन द बेड, आउटसाइड द गेट, नोवेयर एल्स, 5 miles बियॉन्ड द स्कूल, अंडर द ट्री, एक्सेट्रा, ये सब में क्या होगा? कंप्लीट इन्वर्जन होगा। यहाँ पे आगे नोट में देखें, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस with come, walk, lie, stand, go as verbs, then complete verb is used before the subject, and in this case we don't use do, does, did. ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को ज्यादा टफ लग रहा है क्या? बच्चे जाते जा रहे हैं, 17 पे आ गए है ना। वी स्टार्टेड विद 24, नाउ द पार्टिसिपेंट्स आर मूविंग। नहीं समझ में आ रहा क्या? दिक्कत आ रही है कि आप लोग बताओ मुझे पता है थोड़ा टफ है। हाँ सर, थोड़ा टफ है, मैं समझ रहा है। समझ में तो आ रहा है, थोड़ा टफ है ना। तो शैल वी ब्रेक द थिंग्स? तो टाइम दो इसको, मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ और मैं आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा आप एक बार खुद पढ़ लो, फिर मैं पढ़ाऊँ, ज्यादा समझ में आएगा मुझे लग रहा है। क्या बोलते हो आप लोग, या कंटिन्यू करूँ मैं? सर एक बार नोट लीजिए, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, नोट्स मैं दे दूंगा, लेकिन बेटा अगर मैं एक बार समझा के नोट्स देता हूँ जल्दी समझ में आता है, बिना समझाए नोट्स दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगा मेरा नोट्स। अब सर आप क्योंकि मेरा कंटिन्यू कीजिए, हाँ सर वही, आप चलेगा। कंटिन्यू कीजिए, Continue फिर उसके कीजिए। बाद में आप नोट दे देखो, दीजिए। एक बार आप मुझसे पढ़ लो, एटलीस्ट आपको अभी 40% समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर 40% समझ में आ रहा है ना, तो इट्स मोर देन एनफ। मुझे पता है थोड़ा टफ है, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जो पहली बार में समझ में नहीं आते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स तो धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपका मैथ्स पढ़ा हुआ नहीं होता है। आपने मैथ्स कितना अच्छा पढ़ाई किया आपको पता है, ठीक है ना। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है उन्होंने मैथ्स छोड़ा इसलिए था कि बनता नहीं था। हाँ तो सर। मुझे पता है स्टार्टिंग में टफ होता है, ठीक है। यस सर, बराबर। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बीए करे हुए हैं, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़े वाले बंदे हैं, उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतने फास्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं 4-5-6 महीने बाद, कैसा लगता है इनको जादू हो गया क्या। बिकॉज वो जो मेथड है ना, स्कूल का मेथड, वो मेथड सॉल्व नहीं करना होता ना, हम लोग का अपना मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, राइट। तो वो धीरे धीरे सीख जाओगे आप। यहाँ पे जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, मुझे पता है ये कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है आपने आज तक, तो पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हो, थोड़ा टफ तो लगेगा, लेकिन ये टफ तो लगेगा, लेकिन इससे बेस्ट जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, हम छोड़ थोड़ी सकते हैं इस चीज को। और पहली बार में नहीं समझ में आएगा, हो सकता है 40% समझ में आए, बट 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना टफ भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इन्वर्जन क्या होता है कि नॉर्मल सेंटेंस में से हम लोग जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक आपका मेन वर्ब होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, उस केस में जो आपका वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। अब वर्ब 2 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया तो पार्शियल इन्वर्जन, यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पहले लग गया तो क्या हो गया? कंप्लीट इन्वर्जन। बस इतना सा कंसेप्ट है इस चीज में, ठीक है। और बस ये अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं कि भाई ये ऐसे कंडीशन में ऐसा ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अब ये समझ में आ गया ना, अगर प्लेसेस वाले से शुरू होते हैं तो क्या लगता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, जहाँ पे प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस लगे हुए हैं, जैसे कि कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो एज वर्ब्स, अगर ये वर्ब लगे हुए हैं, ठीक है, देन कंप्लीट वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, तो फिर पूरा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कौन कौन से वर्ड होने चाहिए, लेकिन कौन कौन सेंटेंस वर्ड होने चाहिए, ध्यान रखो आप, कौन कौन से? कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, ठीक है, एज वर्ब्स। अगर ये वर्ब्स होते हैं तो ये चीज ज्यादा होता है कंप्लीट इन्वर्जन हो, ठीक है। जैसे और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देन द कंप्लीट वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट,
एंड इन दिस केस वी डोंट यूज डू डज डिड। अब इस केस में हम लोग डू डज डिड का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। जैसे देखो आप एग्जांपल देखो, अंडर द टेबल इज लाइंग अ कैट। नॉर्मली सेंटेंस क्या बनता है, अ कैट इज लाइंग अंडर द टेबल। नॉर्मल सेंटेंस से बोलता है ना, अ कैट इज लाइंग अंडर द टेबल। तो कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लाइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, अंडर टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। राइट। अ कैट इज लाइंग अंडर टेबल। दूसरा सेंटेंस देखो, अंडर अ ट्री वाज लाइंग एन ओल्ड मैन। इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या बनता है, एन ओल्ड मैन वाज लाइंग अंडर द ट्री। एक बूढ़ा आदमी जो है पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, एन ओल्ड मैन वाज लाइंग अंडर अ ट्री, यही बनता है ना। अगला सेंटेंस है, आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। यहाँ भी क्या बनता है, अ बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। एक भिखारी जो है गेट के बाहर खड़ा था। राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम। नॉर्मल सेंटेंस क्या बनता है, श्याम वेंट राउंड द कॉर्नर, ये बनता है ना। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, अंडर द टेबल ये प्लेस है, अंडर अ ट्री ये भी एक प्लेस है, आउटसाइड द गेट ये भी एक प्लेस है, राउंड द कॉर्नर ये भी जगह के लिए प्लेस का एक्सप्रेशन है। तो जितने भी अगर प्लेस वाले एक्सप्रेशन अगर हमने स्टार्टिंग में लगा दिया तब उस केस में क्या हो जाएगा। और सेंटेंस में अगर आपका जो वर्ब लगा है जैसे लाइंग है, ठीक है, दूसरे में स्टैंडिंग है, स्टैंड है, और तीसरे वाले में वेंट। वेंट क्या होता है, गो का ही फॉर्म है। तो ऊपर लिखा है ना, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो। अगर ये वर्ब लगे हुए हैं उस केस में क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। मतलब क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इससे देखो सब में सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लगा हुआ, कैट, एन ओल्ड मैन, अ बेगर, श्याम। ये चारों क्या हैं, चारों क्या हैं, सब्जेक्ट है। ये सब कहाँ लगे हैं, सब्जेक्ट है, सब लास्ट में लगे हैं। और ये आपका इज हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग मेन वर्ब है, वो कैट के पहले आया हुआ है। दूसरे वाले में लाइंग और वाज लाइंग, वाज हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग मेन वर्ब है, वो भी पहले आ गया। तीसरे वाले सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब है, वो भी दोनों पहले आ गए, बेगर के पहले आ गए। राउंड द कॉर्नर वाले में क्या हो गया, वेंट क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, मेन वर्ब है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म में गो का। तो वेंट आपको क्या हो गया, श्याम से पहले आ गया। तो अगर कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, अगर ये एडवर्बियल फ्रेजेस लगे हुए हैं, ये आपके वर्ब लगे हुए हैं, यदि सेंटेंस आपका किससे शुरू होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से, तो हमारा कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है, पूरा पूरा बन जाता है। और इस केस में डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता कंप्लीट इन्वर्जन वाले में। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखें आप, when a sentence starts with so plus adverbs of manner, then वो इमर्जन नहीं है, वो इन्वर्जन है, then inversion is used। यदि सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है किससे, सो से स्टार्ट होता है प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सो भी लगा है, अब फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था ना हमने, मतलब काम कैसे करना है, कैसे, है ना। तो यहाँ पे अगर सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा है तो इन्वर्जन पक्का लगता है। जैसे अब सेंटेंस देखें स्टार्ट हो रहा है, सो वेल डिड शी सिंग दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड। मतलब इतना अच्छा गाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, मेस्मराइज्ड हो गया। सो वेल डिड शी सिंग दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड। नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा इसका, Everyone got mesmerized नहीं नहीं, that शी sang so well that everyone got mesmerized। क्योंकि डिड लगा ना, पास्ट टेंस है ना, डिड है तो पास्ट टेंस है ना। डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, पहले तो ये बताओ। past tense. पास्ट है तो सी सैंग हो जाएगा ना बेटा पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे डिड लगा है, डिड सी सिंग, तो डिड के बाद क्या होता है, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अगर सी के साथ शुरू करोगे तो क्या होगा, सी सैंग सो वेल, उसने इतना अच्छा गाया, दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड, कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, सो वेल डिड ही प्ले दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम। यहाँ पे क्या बनेगा, ही प्लेड सो वेल दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम। उसने इतना अच्छा खेला कि हर किसी ने एडमायर किया उसको, हर किसी ने तारीफ किया। तो ही के बाद क्या आ जाएगा, प्लेड। प्लेड क्यों आएगा, कि डिड पास्ट टेंस है। तो ही प्लेड सो वेल दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम। यही नॉर्मल सेंटेंस बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। Yes, sir. नेक्स्ट देखें आप, सो रूडली डिड सी बिहेव दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हर। तो सी बिहेव्ड सो रूडली, उसने इतने बुरे तरह से व्यवहार किया दैट
एवरीबॉडी डिसलाइक हर, कि हर कोई उसे डिसलाइक करता है। अब यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस किसे शुरू किया, सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दिया। ये वेल है या रूडली है, ये क्या है, रूडली क्या है, मतलब रूड तरीके से। तो किसी भी तरीके से कोई काम होता है तो उसे क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ, हाउ का जवाब देता है ना एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। तो वेल मतलब क्या होता है, अच्छे से। रूडली मतलब क्या होता है, बहुत मतलब रूड तरीके से, राइट। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर लग गया सो के बाद। तो सो के बाद यदि एडवर्ब ऑफ मैनर लगा है उस केस में इन्वर्जन लगेगा। तो सो वेल तो क्या आ जाएगा, डिड सी सिंग, सी sang का क्या बन जाएगा, डिड सी सिंग। और डिड लगा तो क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग आएगा, sang नहीं हो सकता। तो सो वेल डिड सी सिंग दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। सेकंड सेंटेंस में भी ऐसे होगा, सो वेल डिड ही प्ले, तो ही सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो ही के पहले आ जाएगा, और प्ले जो है मेन वर्ब है, ही के बाद आएगा। नेक्स्ट है सो रूडली डिड सी बिहेव। तो यहाँ भी देखें आप, यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिहेव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, वो बाद में आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया आपको कि सो के बाद यदि एडवर्ब ऑफ मैनर से सेंटेंस शुरू होता है तो उस केस में भी इन्वर्जन लगेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना, ऊपर के जो लाइन दी है ना वो समझ में आना चाहिए बस आपको। वो समझ में आया आपको, यस एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है, ये बाउंस हो रहा है। समझ में थोड़ा सा। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा इसमें। नहीं पार्शियल इन्वर्जन है बेटा, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं है यहाँ पे। देखो ना, प्ले तो बाद में आया ना सब्जेक्ट के, सिंग भी बाद में आया सी के, बिहेव भी बाद में आया सी के, जबकि बिहेव, प्ले, सिंग ये तो मेन वर्ब है ना। इनको अगर सी, ही और सी के पहले आ जाते हैं तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है ना। और नॉर्मली कंप्लीट इन्वर्जन हम लोग कहाँ पे होता है, जब गो, लाइक, वो बताया था ना, 4-5 वर्ड बताया था मैंने आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले। हाँ प्लीज। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस में होता है हाँ। तो ही कंप्लीट इन्वर्जन होता है, बाकी सब में सिर्फ पार्शियल इन्वर्जन होता है। ऐसा दिमाग में बैठा लो आप कि जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो ही कंप्लीट इन्वर्जन होता है, बाकी सब में क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो होगा तो, मुझे भी नहीं पता, अगर कोई होगा तो एक आध एक्सेप्शन ही होगा। अदरवाइज जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, और इस एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, कोई और एडवर्ब से शुरू होता है तो नॉर्मली क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। और डिड लगा है तो क्या आता है, आपके एग्जाम में क्या बताता हूँ, आप क्या आ जाता है, सो विल डिड सी सिंग की क्या कर देते हैं, सो वेल डिड सी sang कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिड लगा है तो क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग आएगा, sang नहीं होगा। बोलो। तो सर ये सेंटेंस दे करके मतलब पूछते हैं कि सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। हाँ, ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, सो वेल डिड सी sang दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड। आपको पता करना है कि गलत क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिड के बाद क्या आता है, सी, sang नहीं होता है, सिंग होना चाहिए, क्योंकि डिड क्या होता है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, एक तो ये गलती आती है। दूसरा गलती क्या आएगा, सो वेल सी sang दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड, सो वेल सी sang दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड। आपको गलत पकड़ में नहीं आएगा वहां पे, जबकि आपको ध्यान होना चाहिए कि सो वेल लग गया तो सी sang नहीं हो सकता बेटा, कि सो और आपका क्या है, सो से शुरू हुआ, वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो सो वेल के बाद शी आ ही नहीं सकता, मतलब सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, पहले वर्ब लगाना पड़ेगा, पहले डिड आना पड़ेगा, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। सो वेल डिड सी, और उसके बाद फिर डिड के हिसाब से क्या आएगा, sang, सिंग। अगर ये पास्ट टेंस में होता तो क्या होता है, सो वेल हैड सी sung, सिंग, sang, sung होता है ना। सो वेल हैड सी sung दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड, इतना अच्छे से गाया था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। तो सो वेल हैड सी sung होगा। हाँ सर समझा। समझा ना। तो ये गलतियां आती हैं। हाँ सर। अगर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि आपका हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग, sang, sung हो जाता है अगर हैड होता तो। और डिड है तो क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो ये बहुत दिक्कत करता है, ये चीज डिड और वो उसमें ऐसा गलत करके दे देते हैं। समझ में आया आपको? सर वर्ब फॉर्म की नोट्स होगी आपके पास? वर्ब फॉर्म बहुत सिंपल होता है बेटा, गो, वेंट, गॉन, वर्ब के फॉर्म्स में दे दूंगा आपको, मिल जाएगा आपको, कहीं मिल जाएगा। आप ऑनलाइन पे सर्च मारोगे तो वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है ना, सिंग, सैंग, संग होता है, स्विम, स्वैम, स्वैम होता है, पढ़ा होगा ना बचपन में ये तो। हाँ। कम, केम, कम होता है ना। तो इरेगुलर है वर्ब, हमेशा नॉर्मली क्या होता है, इरेगुलर फॉर्म में रहता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। वो हमने बना दिया है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है। तो कोई बोल दे गो, तो गो का तो सबको पता है, गो, वेंट, गॉन होता है। लेकिन अगर मैं किसी वर्ड है जिसका नहीं पता, अगर मैं बोल दूं ब्यूटीफुल, जबकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसका वर्ब फॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी अगर बनाने को बोल दूं, अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आप बोल दो ब्यूटीफुल, 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 ईडी लगा दे तो आपको लगता बन गया। सही बोल रहा हूँ ना? तो ऐसा नहीं होता है, वो वर्ब के इरेगुलर फॉर्म्स हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं कुछ वर्ब्स, है ना। और वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, जो आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जितने भी नानाजी वाले वर्ड्स हैं वो मेन वर्ब है। अब उसी के फॉर्म्स होते हैं तीनों फॉर्म, मतलब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के हिसाब से यूज होता है। वो मिल जाएगा, आपको दे दूंगा मैं, आपको चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगा मैं, है ना, वर्ब के फॉर्म्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझे। यदि एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन लगना ही है। और सो वेल क्या है, एडवर्ब है। सो भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है। ओके समझ में आ रहा? सो भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है। वेल आपका एडवर्ब मैनर है, और सो जो होता है वो भी एडवर्ब होता है। तो सो वेल, सो क्या होता है, कौन सा एडवर्ब होता है बताओ यार? सो बोलता है ना, सी इज सो स्वीट, वो इतनी अच्छी है। तो इतनी उतनी किसमें आता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी, आता है कि नहीं आता है? और वेल क्या हो गया, वेल मैनर्ड पर्सन है, तो वेल क्या हो गया, अच्छा, मतलब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सो वेल, तो एडवर्ब ऑफ मैनर लगा, और सो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो दोनों अगर लगे हुए हैं तो उस केस में हमेशा स्टार्टिंग का सेंटेंस सो वेल से हो रहा है, तो सेंटेंस हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्जन आएगा। मतलब सो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पार्शियल इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट देखें आप, रूल नंबर 8। When two verbs are joined by not only, और आगे लिखा है but also, and sentence starts with not only, then inversion is used with not only. अब यहाँ पे देखें, आपने कंजंक्शन पढ़ा होगा ना, not only but also, सुना है नहीं सुना आपने? हाँ सर not only और but also लगता है ना? हाँ between के बाद and लगता है, या आपको उसका होता है, जैसे मतलब जैसे लगाते हैं नीदर के बाद जैसे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं। ईदर के बाद और लगता है, नीदर के बाद नॉर लगता है, सुना है ना आपने? नीदर ही वर्क नॉर ही लेट अदर्स टू वर्क, ईदर यू सिट इन द क्लास प्रॉपरली और मूव आउट ऑफ द क्लास, या तो क्लास में बैठो और नहीं क्लास से बाहर चले जाओ। तो बोलते हैं ईदर के बाद और, ईदर और, नीदर नॉर, इस टाइप से आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, यदि सेंटेंस आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो से मतलब आया हुआ है आपके, मतलब व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड, और दो वर्ब को हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ा हुआ है, एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद नॉट ओनली, यदि मेरा सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, देन इन्वर्जन इज यूज्ड विद नॉट ओनली। तो इन्वर्जन सिर्फ नॉट ओनली वाले के साथ लगेगा, बट ऑल्सो वाले के साथ इन्वर्जन नहीं होता है। मतलब नॉट ओनली के साथ जो क्लॉज लगा रहेगा सिर्फ उसमें उल्टा होगा, जो बट ऑल्सो वाला जो क्लॉज है उसमें उल्टा नहीं होगा। क्लियर है? अभी आप देखो एग्जांपल समझ में आएगा। नॉट ओनली डिड शी सिंग बट ऑल्सो डांस। नॉट ओनली सेंटेंस शुरू हुआ, तो नॉट ओनली शुरू हुआ तो क्या आएगा पहले, नॉट ओनली शुरू हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे, डिड। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। सिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। बट ऑल्सो के बाद क्या है, डांस है। मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं किया है, डांस भी क्या है, डांस करना क्या है, नाचना क्या है, वर्ब है। यस बट वहां पे कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा, मेन वर्ब है ना, लेकिन वहां पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। इन्वर्जन आपको यहाँ लगेगा नॉट ओनली के बाद। अगला देखें, नॉट ओनली डिड कृणाल टीच बट ऑल्सो मोटिवेट। मतलब कृणाल ना केवल पढ़ाता है बल्कि मोटिवेट भी करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा है, डिड कहाँ लगा है, कुणाल के पहले लगा है, एंड टीच मेन वर्ब बाद में लगा है। बट ऑल्सो के बाद कोई मतलब नहीं है, बट ऑल्सो के बाद कोई इन्वर्जन नहीं होता है। अगला देखें आप, शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर। शिल्पा नॉट ओनली केम, अब यहाँ पे शिल्पा जो है नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, बल्कि और यहाँ पे रही भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पे शिल्पा नॉट ओनली केम, अब यहाँ पे नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हुआ है या शिल्पा से सेंटेंस शुरू हुआ है यहाँ पे? शिल्पा से। शिल्पा से। शिल्पा से शुरू हुआ, ठीक है। तो शिल्पा, अब यहाँ पे सेंटेंस नॉट ओनली शुरू हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस, शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, ना केवल आई बल्कि यहाँ पे रही भी, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन लगा क्या? नहीं नहीं लगा। समझ में आया ना, नहीं लगा। बट अगर मैं वही लगाता नॉट ओनली डिड शिल्पा केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, डिड शिल्पा कम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, ऐसा बन जाता। तो अगर इन्वर्जन अगर नॉट ओनली से लगाते तो क्या होता है? नॉट ओनली का क्या होता है? डिड शिल्पा कम, कम केम होता है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड लगता है तो कम आता है। नॉट ओनली डिड शिल्पा कम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, ना रुकी भी थी। बट यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस, शिल्पा नॉट ओनली केम, ना केवल शिल्पा आई थी बट ऑल्सो स्टेड हेयर, बल्कि यहाँ पे रुकी भी थी। यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है, शिल्पा शुरू हुआ। शिल्पा क्या है? वो तो सब्जेक्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। इन्वर्जन कब लगेगा? जब सेंटेंस किससे शुरू होगा? नॉट ओनली से। क्लियर है? समझ में आया आपको? ओके। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नीदर नॉर और सो देन इन्वर्जन इज यूज्ड। यदि आपका सेंटेंस नीदर से स्टार्ट हो रहा है, नॉर से स्टार्ट हो रहा है या सो से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन लगता है, ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन लगता है। देखें आप यहाँ पे, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, सो डिड आई, और मैं भी गया था। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेंटेंस ही वेंट देयर नॉर्मल सेंटेंस है। अब अगला जो है पार्ट वहां पे सो से स्टार्ट हुआ, जब बताया था ना नीदर से, नॉर से या सो से लगाओ तो इन्वर्जन लगता है, सो। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, सो आई डिड या सो डिड आई, इसलिए मैं भी गया था। क्या बोलेंगे? सो डिड आई या सो आई डिड? So did I. So did I. सो डिड आई, क्योंकि सो आपका क्या है? एडवर्ब है, तो यहाँ इन्वर्जन लग जाएगा। तो आई के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड आएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर ही डज या नॉर डज ही। नॉर्मली हम बोल रहे हैं नॉर ही डज बोल देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए? आई डोंट लाइक सच पीपल नॉर ही डज, ऐसा नहीं आएगा। क्या आएगा? आई डोंट लाइक सच पीपल नॉर। अब नॉर से शुरू हुआ तो यहाँ भी इन्वर्जन होगा, नॉर डज ही, तो ही बाद में आएगा और उसके पहले डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मनीषा डिड नॉट गो देयर, मनीषा वहां नहीं जाती है। नीदर डिड हिज ब्रदर, नीदर हिज ब्रदर डिड नहीं आएगा, बल्कि नीदर के बाद क्या आएगा? ब्रदर के पहले क्या आएगा? डिड, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। नीदर डिड हिज ब्रदर, ना उसका भाई आता है। तो यहाँ पे देखो, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, सो डिड आई, इसलिए मैं भी गया था। आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। नॉट डज ही, ना उसको पसंद है ऐसे लोग। मनीषा डिड नॉट गो देयर, मनीषा वहां नहीं गई थी। नीदर डिड हिज ब्रदर, ना उसका भाई गया था वहां। तो यहाँ इन सारे सेंटेंस में आपने देख लो कि सो से, नॉर से या नीदर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट बाद में, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको ये चीज? Yes. मोहन, समझ में आया? हाँ बड़े लो वॉइस में बोल रहे हो आज आप लोग, मुझे पता है थोड़ा टफ है इन्वर्जन। थोड़ा टफ है, ज्यादा टफ लग रहा है? थोड़ा टफ लग रहा है। थोड़ा टफ लग रहा है ना? देखो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना, थोड़ा आप पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत आती है पहली बार में कुछ कुछ चीजों में। हर चैप्टर इतना टफ नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है इन्वर्जन थोड़ा सा टफ है, रूल्स थोड़े से टफ है इसके। बट वंस यू गो थ्रू द ऑल दिस थिंग, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे सब चीजें। नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे, रूल नंबर 10, in a direct speech when reporting verb is used after reported speech and his subject of reporting verb is noun,
ये ही नहीं आएगा, व्हेन आएगा। एंड व्हेन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नाउन देन इन्वर्जन इज यूज्ड विथ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। लेट हिम कम सेड विनय। नॉर्मली हमारा जो सेंटेंस बनता है कैसे बोलते हैं हम लोग, अगर डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं कैसे बोलते हैं? विनय सेड लेट हिम कम, विनय ने कहा उसे आने दो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, विनय सेड लेट हिम कम, बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, लेट हिम कम सेड विनय। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे विनय सेड और सेड विनय में डिफरेंस क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर रूल नंबर 10 दोबारा पढ़ो। इन ए डायरेक्ट स्पीच में व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच, तो जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? वो वर्ब जो बता रहा होता है, जो विनय सेड लेट हिम कम, विनय ने कहा उसे आने दो। तो यदि अगर मान लो जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपके रिपोर्टेड स्पीच के बाद लगा दोगे, मतलब सेड विनय, मतलब विनय के, मतलब लेट हिम कम के बाद आपको लगाना है विनय सेड। एंड व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है विनय, विनय क्या है? नाउन है, देन इन्वर्जन इज यूज्ड विथ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इन्वर्जन लग जाता है। मतलब लेट हिम, जो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, विनय सेड लेट हिम कम, तो ऐसा नहीं बोल सकते लेट हिम कम विनय सेड, विनय सेड नहीं बोलोगे, फिर वहां पे क्या हो जाएगा? सेड विनय। फिर क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ सर, समझ रहे। समझ रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ तो वहां पे क्या आ जाएगा?